हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडियो लेकी। हमने हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट शुरू किया था। हमने सेक्शन 13 तक पढ़ा दिया था। उसके बाद सेक्शन 14 मैंने बोला था कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसको अच्छे से कवर करेंगे। और आज हम सेक्शन 14 से लेके ये पूरा एक्ट कवर कर देंगे। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं हिमाचल अर्बन रेंट कंट्रोल के बारे में, कि जो रेंट कंट्रोल एक्ट होता है किसी भी स्टेट का, वो एक सोशल बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होता है, ठीक है। जो कि जो टेनेंट है उनके प्रोटेक्शन के लिए लाया जाता है। जो भी लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइट किया करते थे टेनेंट्स को बहुत सारे तरीक़ों से, जैसे रेंट ज़्यादा लेना, मनमानी करना, कभी भी उन्हें एविक्ट कर देना, तो इसीलिए जो है रेंट कंट्रोल एक्ट लाया गया, ताकि जो टेनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो टेनेंट्स की तरफ ही उनका थोड़ा इस एक्ट का झुकाव होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर टेनेंट जो है वो रेंट पे नहीं कर पाता है, तो ये भी एक इविक्शन का ग्राउंड है। अगर वो रेंट पे नहीं कर पा रहा है तो उसको इविक्ट किया जा सकता है। पर इस लेजिस्लेशन को इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर वो रेंट पे नहीं भी कर पाता है ना, तो उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी बाद में भी, कि वो रेंट पे कर दे और उसका जो इविक्शन का ऑर्डर है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे आप प्रोविजंस इसमें देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 14, इविक्शन ऑफ टेनेंट्स। A tenant in possession of a building or rented land shall not be evicted therefrom in execution of a decree passed before or after the commencement of this act, or otherwise, whether before or after the termination of a tenancy, except in accordance with the provision of this act। तो ये कह रहा है कि टेनेंट को जो कि एक बिल्डिंग और रेंटेड लैंड के पोसेशन में है उसको इविक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। चाहे डिक्री के एग्जीक्यूशन में क्यों ना हो जाए, या फिर उसकी टेनेंसी अगर ख़त्म भी हो जाती है तब भी उसको इविक्ट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। एक्सेप्ट जो यहाँ प्रोविजंस बताए गए हैं ना इस एक्ट के अंदर, सिर्फ उन्हीं के ही अकॉर्डेंस में उसको इविक्ट किया जाएगा, अदरवाइज उसको इविक्ट नहीं किया जाएगा। ये सबसेक्शन 1 बोल रहा है। सबसेक्शन 2 और सेक्शन 14 बोल रहा है कि अगर कोई भी लैंडलॉर्ड किसी भी टेनेंट को इविक्ट करवाना चाह रहा है तो फिर वो अप्लाई करेगा कंट्रोलर को, ठीक है, कि वो इस मतलब कि इविक्शन के बिहाफ में डायरेक्शन दे, ठीक है। इविक्शन के लिए डायरेक्शन जो है वो कंट्रोलर दे सकता है, और अगर लैंडलॉर्ड करवाना चाह रहा है किसी टेनेंट का इविक्शन तो कंट्रोलर को अप्लाई करेगा। और कंट्रोलर भी ऐसे ही इविक्ट नहीं कर देगा उसको, भाई वो भी तो उसके भी तो पक्ष जानेगा ना। तो कंट्रोलर आफ्टर गिविंग द टेनेंट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, तो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टेनेंट को कि वो भी शो कॉज करे उस एप्लीकेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो that the tenant has not paid or tendered the rent due from him in respect of the building rented land within 15 days after the expiry of the time fixed in the agreement of the tenancy with his landlord, or in absence of such agreement by the last day of the month next following that for which the rent is payable। तो देखो, अगर टेनेंट रेंट पे नहीं करता है किसी भी प्रीमाइसिस का जिसमें वो रह रहा है, तो फिर वो भी एक इविक्शन का ग्राउंड है। तो फिर जो लैंडलॉर्ड है वो कंट्रोलर को अप्लाई कर देगा कि इसने रेंट पे नहीं किया है, आप इसको इविक्ट कर दीजिए, ठीक है। पर इसका भी चीज़ है, अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट है कि इस दिन जो है रेंट पे किया जाएगा, मान लो इन टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में एग्रीमेंट था कि हर महीने की 15 तारीख को तुम रेंट पे कर दिया करोगे, ठीक है। अब नवंबर 15 आया और जो टेनेंट भाई साहब थे उन्होंने रेंट पे नहीं करा, ठीक है। तो जो डेट डिसाइड हुई थी इनके बीच में, जो टाइम डिसाइड हुआ था कि इस दिन रेंट पे हुआ करेगा, उसके 15 दिन के अंदर अंदर भी अगर टेनेंट रेंट पे नहीं करता है तो फिर लैंडलॉर्ड के पास ये राइट आ जाएगा कि वो जाके कंट्रोलर को अप्लाई कर दे फॉर हिज और हर इविक्शन, ठीक है। पर अगर मान लो ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था, ऐसा कोई जो उनके बीच में डिसाइड हुआ ही नहीं था कि किस दिन जो है वो रेंट पे किया जाएगा, तो रेंट जो है वो अगले महीने की, मतलब जो जिस महीने का रेंट पेएबल हो चुका है उस महीने की नेक्स्ट फॉलोइंग जो मंथ है, मतलब अगला जो महीना है उसके लास्ट डे पे वो लास्ट डे तक अगर पे नहीं करता है तो फिर लैंडलॉर्ड जो है वो कंट्रोलर के पास अप्लाई कर सकता है। अगर जैसे नवंबर का रेंट बकाया हो चुका है, नवंबर का रेंट पे नहीं करा है टेनेंट ने, तो दिसंबर 31 तक भी अगर वो पे नहीं कर रहा है तो फिर वो उसको अप्लाई कर देंगे कंट्रोलर को कि भाई इसको इविक्ट किया जाए।
अब इफ़ द टेनेंट ऑन द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, अब मैंने जैसे कि बताया था कि ये टेनेंट की तरफ इसका थोड़ा सा ये टेनेंट के फेवर में है। तो अगर टेनेंट जो है वो फर्स्ट हेयरिंग पे भी अगर जब सुनवाई हो रही है उसकी फर्स्ट हेयरिंग है, अगर तब भी वो पे कर देता है वो रेंट जो कि बकाया था, और 12% के इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, एंड विद द एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है, रेंट भी दे रहा है और प्लस 12% का जो इंटरेस्ट है वो भी दे रहा है, प्लस जो एप्लीकेशन की कॉस्ट लगी है लैंडलॉर्ड की उसने वो भी पे कर दिया है, कॉस्ट भी पे कर दिया है। तो फिर ये मान लिया जाएगा कि जो टेनेंट है उसने पे कर डीम्ड टू हैव ड्यूली पेड और टेंडर द रेंट। तो ये मान लिया जाएगा कि उसने जो रेंट है वो ड्यूली पे कर दिया है, ठीक है। तो मान लो अगर वो फर्स्ट हेयरिंग पे नहीं दे पाता है रेंट, तो और इविक्शन का ऑर्डर पास हो जाता है, तो इविक्शन का ऑर्डर जब पास हुआ है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर भी अगर वो ये सारी रेंट और इंटरेस्ट और कॉस्ट वगैरह अगर दे देता है, तो जो उसका इविक्शन का ऑर्डर दिया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको इविक्ट नहीं किया जाएगा। ये प्रोवाइसो 2 बोल रहा है, ठीक है। तो इतना सा ये बोल रहा था। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14 बोल रहा है कि द टेनेंट हैज़ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड ट्रांसफर्ड हिज राइट्स अंडर द लीज और सबलेट द एंटायर बिल्डिंग और रेंटेड लैंड और एनी पोर्शन देयर ऑफ और यूज द बिल्डिंग और फॉर द पर्पज अदर देन दैट फॉर विच इट वॉज लीज। तो मान लीजिए अगर टेनेंट है उसने इस एक्ट के कमेंस होने के बाद बिना लैंडलॉर्ड की कंसेंट के अगर वो प्रीमाइसेस को सबलेट करता है, तो ये भी एक ग्राउंड होगा उसके इविक्शन का, ठीक है, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड की कंसेंट के बिना इविक्ट नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे इविक्ट किया जा सकता है। लैंडलॉर्ड जो है वो अप्लाई कर देगा कंट्रोलर को कि भैया इसने सबलेट किया है मेरी परमिशन के बिना, तो इसको जो है इविक्ट किया जाए, ठीक है। अब मान लो कि उसने जो है ये प्रॉपर्टी ली थी रेजिडेंशियल पर्पज इसके लिए कि भाई मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँगा। ये क्या करता है यहाँ पर कमर्शियल वर्क करना शुरू कर देता है, फैक्ट्री बना लेता है अपनी, ठीक है। तो ये भी एक ग्राउंड होगा कि जिस पर्पज़ के लिए उसने ली थी उस पर्पज़ के लिए यूज़ ना करके वो किसी और पर्पज़ के लिए अगर उसे यूज़ कर रहा है, मान लो किसी इमोरल पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर रहा है ना, तो ये भी एक ग्राउंड होगा उसको इविक्ट करने का। क्लॉज 3 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14 बोला है दैट द टेनेंट हैज़ कमिटेड सच एक्ट्स एज आर लाइकली टू इम्पेयर मटेरियली द वैल्यू और यूटिलिटी ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड। तो मान लीजिए कि कोई प्रीमाइसेस है और उसने उसको इस तरीके से डैमेज कर दिया है कि उसकी जो वैल्यू है वो घट गई है, ठीक है। उसने दीवार तोड़ के बैल्कनी अपने उसमें मिला ली, या फिर उसने दो रूम को मिला दिया, दीवार तोड़ दी बीच की। तो इस तरीके से उसने बिल्डिंग को जो है इस तरीके से वो कराए कि उसकी जो वैल्यू है वो घट गई है, मतलब बेसिकली डैमेज पहुंचाया अगर उसने बिल्डिंग को, तो वो ये भी एक ग्राउंड होगा अंडर क्लॉज 3। क्लॉज 4 कह रहा है कि टेनेंट हैज़ बीन गिल्टी, टेनेंट जो है गिल्टी है न्यूजेंस का टू द ऑक्यूपायर ऑफ द बिल्डिंग इन द नेबरहुड। तो नेबरहुड में जो लोग रहते हैं, बिल्डिंग में जो नेबरहुड है उसमें जो भी लोग रहते हैं उसने उनको न्यूजेंस कॉज किया और उसका वो गिल्टी हो चुका है, मतलब वो साबित हो गया कि हाँ उसने न्यूजेंस क्रिएट किया है, ठीक है। तो फिर इस ग्राउंड पे भी टेनेंट लैंडलॉर्ड जाके कंट्रोलर को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई टेनेंट को इविक्ट करो क्योंकि वो इस तरीके से न्यूजेंस का गिल्टी है, ठीक है। क्लॉज 5 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14 बोल रहे हैं दैट द टेनेंट हैज सीज टू ऑक्यूपाई द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड फॉर कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो जो टेनेंट है उसने बिल्डिंग तो किराए पे ली थी, पर भाई 12 महीने से वो खाली पड़ी है, मतलब 1 साल से वो खाली पड़ी है, 12 महीने से उसने उसको ऑक्यूपाई ही नहीं किया है। तो फिर ये भी एक ग्राउंड है और उसके पास कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं है कि उसने 12 महीने से रेंट पे लेके और खाली क्यों छोड़ रखी है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये भी एक ग्राउंड है इविक्शन का। अगर वो प्रॉपर्टी 12 महीने से खाली पड़ी हुई है तो फिर लैंडलॉर्ड अप्लाई कर सकता है कंट्रोलर को कि भाई टेनेंट को इविक्ट किया जाए। द कंट्रोलर मे make an order directing the tenant to put the landlord in possession of a building or rented land, and if the controller is not so satisfied he may reject the application। मान लो
कि कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन दी गई थी लैंडलॉर्ड के द्वारा, ठीक। अब कंट्रोलर अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ उसने वो न्यूजेंस का गिल्टी है, या फिर वो उसने 12 महीने से वो जगह जो है वो खाली छोड़ रखी है, या फिर जो भी ग्राउंड है, मतलब जिस भी ग्राउंड पे एप्लीकेशन फाइल की गई थी, अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ वो ग्राउंड एग्जिस्ट करता है, तो फिर कंट्रोलर जो है वो ये ऑर्डर कर देगा टेनेंट को कि वो लैंडलॉर्ड को जो है वो उस बिल्डिंग के पोसेशन में रखे, ठीक है। लैंडलॉर्ड जो है वो खाली कर दे और बिल्डिंग जो है बिल्डिंग को लैंडलॉर्ड के पोसेशन में रखे, लैंडलॉर्ड को बिल्डिंग के पोसेशन में रखे, सॉरी, ठीक है। सो और अगर कंट्रोलर को लगता है कि एप्लीकेशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी जो ग्राउंड पे फाइल की गई थी वो ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, टेनेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, टेनेंट ने पे करा है टाइमली रेंट, या फिर टेनेंट ने न्यूजेंस क्रिएट नहीं किया है, वो गिल्टी नहीं है न्यूजेंस का, ठीक है। अगर ऐसे वो हो जाता है सेटिस्फाई, नहीं हो पाता है सेटिस्फाई, तो फिर वो क्या करेगा कि वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, ये बोला गया है, ठीक है। प्रोवाइसो कह रहा है कि द कंट्रोलर मे गिव द टेनेंट अ रीजनेबल टाइम for putting the landlord in possession of a landlord building or tenanted land and may extend such time so as not to exceed 3 months in aggregate, ठीक है। तो कंट्रोलर सेटिस्फाई हो गया था कि हाँ ये जिस ग्राउंड पे भी एप्लीकेशन दी गई है टेनेंट ने वो उसे इविक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो वो ऑर्डर कर देंगे कि लैंडलॉर्ड को जो है वो बिल्डिंग के पोसेशन में रखा जाए, पर कंट्रोलर जो है ये एकदम से नहीं बोल सकता कि एकदम से ऑर्डर नहीं दे सकता कि कल खाली कर दो, ठीक है भाई। जो टेनेंट है उसे भी तो अब टाइम चाहिए ना कि वो कहीं और अपना देख सके दूसरा घर, तो इसीलिए कंट्रोलर जो है वो उसको सफिशिएंट टाइम देगा, और वो जो टाइम देगा वो 3 महीने एग्रीगेट होना चाहिए। मान लो आज उन्होंने ऑर्डर दिया है इविक्शन का, ठीक है, और आज है 1 जनवरी 2025, तो अब यहाँ से एग्रीगेट वो 3 महीने तक का टाइम दे सकता है, ठीक है। वो 1 मार्च 2025 तक का टाइम दे सकता है उसको, ठीक है, एकदम से नहीं खाली करवाएगा। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोनाफाइड रिक्वायरमेंट की बात करता है। यानी कि देखो कभी कभार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लैंडलॉर्ड को भी खुद को उस घर की ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी चीज़ के लिए, या तो खुद के रहने के लिए या फिर उसके किसी भी काम के लिए उसको खुद के उसके को ज़रूरत पड़ सकती है। तो सेक्शन 3 जो है वो उस सिचुएशन से डील करता है। तो ये बोल रहा है कि अ लैंडलॉर्ड में अप्लाई टू द कंट्रोलर, लैंडलॉर्ड जो है वो अप्लाई कर सकता है कंट्रोलर को कि उसको जो है फॉर ऑर्डर डायरेक्टिंग द टेनेंट टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोसेशन, ठीक है। तो वो लैंडलॉर्ड जो है कंट्रोलर को अप्लाई करेगा कि एक ऐसा ऑर्डर निकाला जाए कि टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को पोसेशन में रखे। क्लॉज ए, इन केस ऑफ रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग जो है रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल है तो उसे अपने यूज़ के लिए उस अपने ऑक्यूपेशन के लिए उस रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग है उसकी ज़रूरत है, ठीक है, अपने ओन ऑक्यूपेशन के लिए, या तो रेजिडेंशियल के लिए या नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है उसको अपने यूज़ के लिए चाहिए। मान लो उसे खुद का बिजनेस करना है, ठीक है, उसके पास नहीं है कोई और जगह, उसे वही वाली जगह चाहिए, वही नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग चाहिए अपने बिजनेस के लिए। या फिर मान लो कि उसका खुद का अब कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी, अब उसके पास खुद के रहने की जगह नहीं है, उसे वो वाला घर चाहिए अपने रहने के लिए, तो फिर वो सबसेक्शन 3 और सेक्शन 14 में कंट्रोलर को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्लॉज 1, ही रिक्वायर्स इट फॉर हिज ओन ऑक्यूपेशन प्रोवाइडेड दैट ही इज नॉट ऑक्यूपाइंग अनदर रेजिडेंट। पर इसकी भी एक कंडीशन है कि अगर उससे उस जगह की ज़रूरत है ना, तो उसके पास उसी अर्बन एरिया में, मान लो यहाँ पर प्लेस ए है ना, ये अर्बन एरिया में उसका एक फ्लैट है जो उसने रेंट पे चढ़ा रखा था, ठीक है, और उसी सेम एरिया में, सेम एरिया ए में ही उसका जो है एक और दूसरा फ्लैट भी है, ठीक है। तो अब भाई वो आया कि इसको खाली करवा दो भाई, मुझे इसकी ज़रूरत है, क्यों भाई, तेरा फ्लैट यहाँ पर भी तो है, तू वहाँ पर चला जा, सेम अर्बन एरिया है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कोई सेम अर्बन एरिया के अंदर, जो जिस एरिया के अंदर तुम खाली करवाना चाह रहे हो अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अगर उसी अर्बन एरिया में तुम्हारा अपना कोई और रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो फिर तुम इस उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, इस क्लॉज में। Provided further that he has not vacated such a building without sufficient cause within 5 years, within within 5 years of the filing of the application। अब बहुत लोग जो है बहुत चालू भी होते हैं, भाई उसकी यहाँ पर बिल्डिंग है पर वो क्या करेगा कि या तो अपनी बिल्डिंग को किसी को हो सकता है सेल कर दे, एक मतलब एक जो
वो होती है ना, फेक सेल कर दे कि अपनी वाइफ के नाम कर दे और बोल दे कि भाई मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर किसी अपनी बहन के नाम पे कर दे, भाई के नाम पे कर दे, है ना, और उससे बोले कि भाई जैसे ही मैं इसका पोजीशन ले लूंगा, इस वाली टेनेंट से खाली करवा लूंगा इस ग्राउंड पे, तो ये वाला जो घर है वो तुम मुझे वापस कर दियो। तो ऐसे भी बहुत चालू लोग होते हैं। तो अगर तुम्हारा ऐसा कोई जगह है इस यहाँ इसी अर्बन एरिया में, ठीक है, तो एप्लीकेशन फाइल करने से 5 साल के अंदर अंदर तुमने जो है बिना सफिशिएंट कॉज के उस बिल्डिंग को वैकेट ना किया हो, ठीक है, ये एक कॉज है। अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो फिर उसके बाद 5 साल के बाद ही तुम जा सकते हो इस बिल्डिंग को खाली करवाने के लिए, ठीक है, एकदम से नहीं जा सकते हो, 5 साल के अंदर अंदर तो तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। क्लॉज 2 बोल रहा है, Clause 2, it was let to the tenant for use as a residence by reason of its being in service or employment of a landlord। तो मान लो कि ये प्रॉपर्टी जो है वो लैंडलॉर्ड को इसीलिए दी गई थी। लेट मी इरेज ऑल दिस। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी ए जो है अर्बन एरिया में, वो इसको इसीलिए दी गई थी क्योंकि वो लैंडलॉर्ड के यहाँ पर माली का काम करता था, ठीक है, लैंडलॉर्ड के यहाँ पर माली का काम करता था, इसीलिए उसने उसको रहने के लिए ये वाला घर दे रखा था। अब उसने लैंडलॉर्ड ने जो है वो दूसरा माली रख लिया, उसको निकाल दिया अपने काम से, या फिर उसने खुद ही छोड़ दिया वो काम, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है वो इस ग्राउंड पे खाली करवा सकता है कि भाई अब वो जिस सर्विस में था मेरे यहाँ पर, वो सर्विस उसने छोड़ दी है, ठीक है, टेनेंट सीज हो गया, अब सर्विस उसके पास नहीं है, ठीक है। तो पर प्रोवाइडेड दैट वेयर द टेनेंट इज अ वर्कमैन, मान लो कि टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड के यहाँ पर कोई वर्कमैन था और उसको डिस्चार्ज और डिसमिस किया गया है, ठीक है, डिस्चार्ज और डिसमिस किया गया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो उसे डिस्चार्ज और डिसमिस किया गया है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके कॉन्ट्रावेंशन में, ठीक है। तो वो तब तक इविक्ट करवाने के लिए लाइबल नहीं होगा, लैंडलॉर्ड तब तक इविक्ट करवाने के लिए लाइबल नहीं होगा जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी ये ऑर्डर को कंफर्म नहीं कर देती, यानी कि ये डिसमिसल और डिस्चार्ज के ऑर्डर को जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी कंफर्म नहीं करेगी तब तक तुम नहीं जा सकते कंट्रोलर के पास कि मुझे जो है इसको इस बंदे से खाली करवाना है क्योंकि ये पहले मेरी सर्विसेज में था, अब नहीं है सर्विसेज में, और इसे कोई इसी सर्विसेज की वजह से मैंने ये फ्लैट दे रखा था, ठीक है। क्लॉज 3 क्लॉज 3 ऑफ सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3। तो क्लॉज 3 बोल रहा है कि एक लैंडलॉर्ड जो है वो आर्म फोर्सेस का कोई मेंबर है, ठीक है, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया में आर्म फोर्सेस का कोई मेंबर है, उसे अपनी फैमिली के लिए इस जगह की ज़रूरत है, उसने ये जो घर है वो किराए पे चढ़ा रखा था, अब उसे अपनी फैमिली के लिए ज़रूरत है इसकी, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है कंट्रोलर को। पर एंड इफ ही प्रोड्यूसेस अ सर्टिफिकेट ऑफ ए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, पर उसे ये सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि वो जिस एरिया में है वो स्पेशल कंडीशन में है और वो जो है अपनी फैमिली को उस एरिया में नहीं रख सकता, वो एक नॉन फैमिली सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर फिर ऐसा सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस कर देता है तो फिर वो अपनी जो फैमिली है उसके लिए उस जगह को खाली करवा सकता है। एक्सप्लेनेशन बोला है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लॉज यानी कि सब क्लॉज 3, ओ सॉरी एक हाँ सब क्लॉज 3। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लॉज द सर्टिफिकेट ऑफ ए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, तो जो भी सर्टिफिकेट होगा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का तो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि हाँ वो एक स्पेशल कंडीशन में सर्व कर रहा है और नॉन फैमिली स्टेशन में सर्व कर रहा है, ठीक है, वो अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकता है। सबसेक्शन एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का सब 2 बोल रहा है फैमिली मीन्स पेरेंट एंड सच रिलेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एज ऑर्डिनरली रिजाइड विद हिम एंड इज डिपेंडेंट अपॉन हिम। तो फैमिली का मतलब वो है, फैमिली में वो इंक्लूड होंगे जैसे कि पेरेंट्स हो गए और वो रिलेटिव जो कि उसके साथ रह रहे थे और उस पर डिपेंडेंट थे, ठीक है, तो वो सब लोग फैमिली में आएंगे। क्लॉज 4 बोला है कि टेनेंट जो है वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट बिल्ट और एक्वायर्ड, तो मान लो कि टेनेंट को ये घर दिया गया था, अब टेनेंट ने जो है उसी एरिया के अंदर या फिर कहीं पर भी अपना अपना अपनी जगह बना लिया, अपना घर जो है वो खुद का बना लिया है, या फिर कोई और जगह जो है उसने एक्वायर कर ली है, ठीक है, तो ये भी एक ग्राउंड है कि भाई अगर तेरा अपना हो गया है तो फिर तो इस वाले घर में क्यों रहेगा ना, तो वो भी एक ग्राउंड है। अब क्लॉज ए को जो है हम प्रोवाइसो के साथ पढ़ेंगे, प्रोवाइसो 1 के साथ, ठीक है, रेड विथ प्रोवाइसो 1। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है प्रोवाइसो 2, सॉरी प्रोवाइसो 2, यहाँ पर जो है
बोनाफाइड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी। अब प्रोवाइसो में देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। हाँ, ये रहा प्रोवाइसो 2, ये रहा कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द वेयर लैंडलॉर्ड हैज़ ऑब्टेन्ड पोसेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। अभी क्लॉज बी हमने पढ़ा नहीं है, क्लॉज ए हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू अप्लाई अगेन अंडर द सेड क्लॉज फॉर द पोसेशन ऑफ एनी अदर बिल्डिंग ऑफ द सेम क्लास और रेंटेड लैंड। ये एक बिल्डिंग थी, ठीक है, जिसमें ए पर्सन रह रहा था, ठीक है। लैंडलॉर्ड ने कहा कि मुझे बोनाफाइडली इस जगह की ज़रूरत है क्योंकि मुझे खुद को यहाँ पर रहना है और मेरे पास जो है दूसरी कोई बिल्डिंग नहीं है सेम अर्बन एरिया के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है कि लैंडलॉर्ड को इसका पोसेशन मिल जाता है इस प्रॉपर्टी का और उस टेनेंट को इविक्ट कर दिया जाता है। अब ये लैंडलॉर्ड जो है किसी और एरिया के अंदर या फिर किसी किसी और बिल्डिंग के लिए सेम जो कि सेम क्लास की है, ठीक है, सेम क्लास की है या फिर कोई भी लैंड जो सेम क्लास की है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता दोबारा, ठीक है। कि अब वो दूसरी प्रॉपर्टी है उसके पास सेम क्लास की और वो उसके लिए भी सेम कर दे कि मुझे बोनाफाइडली इसकी भी ज़रूरत है क्योंकि मुझे यहाँ भी रहना है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो एक बार ही अप्लाई कर सकता है किसी एक प्रॉपर्टी के लिए, आइदर इट और आइदर इट, ठीक है। ओके, हाँ, क्लॉज बी में भी अगर रेंटेड लैंड का कोई वो ऐसे एक्वायर कर लेता है, ठीक है, ये रेंटेड लैंड है, इसको भी उसने ऐसी पहले क्लॉज बी ए के अंदर बात की गई है रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, ठीक है। क्लॉज बी के अंदर रेंटेड लैंड की, और रेंटेड लैंड मैंने आपको बताया था कि वो जगह जो कि बिजनेस के पर्पज, बिजनेस और ट्रेड के पर्पजेस के लिए दी जाती है, पर वो एक खाली जगह होती है, खाली लैंड होती है बस, ठीक है, उस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो रेंटेड लैंड हो जाती है, ठीक है। अब एक जो लैंडलॉर्ड था उसकी दो लैंड्स थी और दोनों ही रेंटेड लैंड्स थी, ठीक है, दोनों ही उसने किराए पे चढ़ा रखी थी, एक पर्सन ए को एक पर्सन बी को। अब लैंडलॉर्ड ने जो है वो अप्लाई किया इस क्लॉज के अंदर कि भाई ए को निकाल दो, मेरे को अब अपना बिजनेस करना है या फिर कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है इस पे, ठीक है। तो ए को इविक्ट कर दिया गया। अब वो सेम उस पर जो है यहाँ पर इसको भी नहीं खाली, इसको खाली नहीं करवा सकता है कि मेरे को इसकी भी जरूरत है, इस पे भी स्ट्रक्चर, ठीक है, सेम उसके लिए सेम क्लास की बिल्डिंग वो है रेंटेड लैंड, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। ये प्रोवाइसो 2 बोल रहा है क्लॉज ए और क्लॉज बी के लिए। ओके, तो इन द केस ऑफ रेंटेड लैंड इफ़ ही रिक्वायर्स इट फॉर हिज ओन यूज़, अब जो रेंटेड लैंड उसने किराए पे चढ़ाई थी, जो लैंड उसने किराए पे चढ़ाई थी, अब उसको उसकी खुद की ज़रूरत है, मतलब उसे उसको या तो बिजनेस करना है या वॉट एवर, उसे कुछ भी करना है, उसको खुद ज़रूरत है इसकी, ठीक है। अब उसी सेम अर्बन एरिया में, जो ये अर्बन एरिया है, ठीक है, उसकी सेम अर्बन एरिया के अंदर उसका दूसरा जो है रेंटेड लैंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रोवाइसो बोल रहा है, प्रोवाइसो वही, ये 2 बोल रहा है कि वही कि ये वाली जो लैंड है उसने बिना किसी सफिशिएंट कॉज के 5 साल के अंदर अंदर खाली नहीं की हो, ऐसा होना चाहिए। क्लॉज 2 ही रिक्वायर्स रेंटेड लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन। अब मान लो उसे ये जो लैंड है रेंटेड लैंड, अब उसे इस पे कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है, ठीक है, तो वो तब भी इस क्लॉज के अंदर आ सकता है, क्लॉज 2 बोल रहा है। क्लॉज 3 बोल रहे हैं रेंटेड द टेनेंट लेट आउट हिज रेंटेड लैंड टू समबडी एल्स ऑन हायर हायर रेंट, कि उस जो टेनेंट था, टेनेंट ने उससे लिया था ये किराए पे मान लो 50,000 रुपये में, ठीक है, 50,000 रुपये में लिया था और उसने क्या कर दिया, किसी और को रेंट कर दिया, टेनेंट ने किसी और को रेंट कर दिया ये 1 लाख रुपीज़ में, ठीक है। तो ये भी एक ग्राउंड है कि भाई रेंटेड लैंड मैंने उससे दी थी 50,000 रुपये में और उसने हायर प्राइस पे उसे किसी और को जो है दे दिया है, लेट आउट कर दिया है, तो फिर वो इस ग्राउंड पे भी उसे इविक्ट किया जा सकता है। क्लॉज सी बोल रहा है इन द केस ऑफ एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इफ ही रिक्वायर्स इट टू कैरी आउट एनी बिल्डिंग वर्क एट द इंस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अंडर सम इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट स्कीम इफ इट has become unsafe or unfit for human habitation or is required bona fide by him for carrying out repairs। तो मान लो कि गवर्नमेंट के इंस्टेंस पे उसको उस रेंटेड लैंड में या फिर बिल्डिंग में कोई रिपेयर का वर्क करवाना है, ठीक है, उसे वो बिल्डिंग चाहिए किसी गवर्नमेंट या फिर लोकल के लिए या फिर कोई भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसको चाहिए, ठीक है, या फिर वो भाई इतनी जर्जर हालत में वो हो चुकी है वो बिल्डिंग कि अगर उसमें रिपेयर का काम नहीं करवाया गया ना तो वो या तो गिर जाएगी, ठीक है, गिर जाएगी वो,
या कोई फिर कुछ भी हो जाएगा, मतलब वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए अब अनसेफ हो चुकी है, ठीक है, इतनी जर्जर हालत में वो है। तो फिर क्या करेगा वो, उसे इस बिल्डिंग की अब ज़रूरत है ताकि वो उसमें रिपेयर का वर्क करवा सके, और वो जो रिपेयर का वर्क है वो तब तक कैरी आउट नहीं किया जा सकता जब तक टेनेंट उसे खाली नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये बिल्डिंग पूरी टूटेगी, मैं दोबारा बनवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब ये बिल्डिंग पूरी जर्जर हालत में हो चुकी है, पानी टपकता है और पूरी ऐसे हो चुकी है कि बस ये कभी भी गिरने वाली है, ठीक है, और इसीलिए उसे ये बिल्डिंग चाहिए, तो फिर वो इस ग्राउंड पर भी खाली करवा सकता है टेनेंट से। required bona fide by him for the purpose of building or rebuilding or making there to any substantial additions or alterations, ठीक है, and that such building or rebuilding or addition or alteration cannot be carried out without the building or rented house being vacated, ठीक है, उसे ये बिल्डिंग चाहिए और किसी रिपेयर के लिए, और ये रिपेयर तब तक नहीं हो सकती जब तक ये बिल्डिंग जो है वैकेट ना हो जाए, ठीक है, खाली बिल्डिंग में ही वो काम करवा सकता है, तो फिर इस केस में वो क्लॉज सी के अंदर खाली करवा लेगा, प्रोवाइडेड दैट द टेनेंट इविक्टेड अंडर दिस क्लॉज। पर इस अगर क्लॉज में टेनेंट से खाली करवाया जाता है तो टेनेंट के पास राइट होगा री एंट्री का, ठीक है, वो चाहे तो वो री एंटर कर सकता है इस बिल्डिंग के अंदर। मान लो लैंडलॉर्ड ने जो है ये बिल्डिंग इसीलिए ली थी कि ये पूरी जर्जर हालत में हो चुकी है, ठीक है, मैं इसे तोड़ के और दूसरी बिल्डिंग बनवाऊंगा, ठीक है, जो मजबूत होगी, तो फिर उसने ये 4 फ्लोर थे, चारों टेनेंट्स को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये चारों टेनेंट्स के पास राइट है कि जब ये बिल्डिंग दोबारा बन जाएगी तो फिर वो री एंट्री कर सकते हैं इस बिल्डिंग के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द न्यू टर्म्स ऑफ टेनेंसी, ठीक है, न्यू टर्म्स ऑफ टेनेंसी पे री एंट्री करेंगे। मान लो कि पहले जो था ये जर्जर हालत में था, इसलिए उसने 5,000 पर फ्लोर उसने किराए पे चढ़ा लिया था। अब वो चाह रहा है कि मैं तो 10,000 पे चढ़ाऊंगा, तो अगर वो पर्सन जो री एंट्री कर रहा है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट करके न्यू टर्म्स पे, न्यू टेनेंसी के टर्म्स पे एंटर कर सकता है। पर प्रोवाइसो कह रहा है कि जो न्यू टर्म्स होंगी उसके अंदर चेंज ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए। मान लो ये एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, इसके अंदर एक पर्सन रबड़ की फैक्ट्री चला रहा था, ठीक है, रबड़ की फैक्ट्री चला रहा था। अब उसने खाली करवा लिया इसको कि मैं दूसरा बनाऊंगा, उसने एक अच्छा सा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया लैंडलॉर्ड ने। अब री एंट्री करने के लिए बोल रहा है टेनेंट, तो री एंट्री में अब लैंडलॉर्ड क्या बोल रहा है कि भाई तुम रबड़ का काम नहीं कर सकते, यहाँ पर रबड़ की फैक्ट्री नहीं चला सकते, तुम कोई और फैक्ट्री चला लो, चेंज ऑफ बिजनेस कर लो। तो भाई ये जो है ये टर्म्स नहीं हो सकती है टेनेंसी, तुम चेंज ऑफ बिजनेस नहीं करवा सकते किसी का, ठीक है, तो ये प्रोवाइसो बोल रहा है। क्लॉज डी बोल रहा है इन द केस ऑफ रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग इफ ही रिक्वायर्स इट फॉर यूज एज एन ऑफिस और कंसल्टेशन रूम बाय हिज सन और हिज डॉटर, ठीक है, उसे कोई रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की ज़रूरत है अपने बेटे या फिर अपनी डॉटर के लिए, ताकि वो उसका कोई ऑफिस बना सके या कंसल्टेटिंग रूम बना सके, ठीक है, जो कि मान लो कोई लॉयर है, उसकी कोई जो सन है वो लॉयर है और वो अपना एक ऑफिस तैयार करना चाहता है, ठीक है, लॉ फॉर्म तैयार करना चाहता है या कंसल्टिंग रूम तैयार करना चाहता है, तो फिर उसके लिए भी वो खाली करवा सकते हैं उसको। तो कंसल्टेशन हु इंटेंड टू स्टार्ट प्रैक्टिस एज अ लॉयर और आर्किटेक्ट, डेंटिस्ट, इंजीनियर, वेटनरी सर्जियन और अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इंक्लूडिंग अ प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी। पर अगर उसका बेटा जो है वो शादीशुदा है फॉर द रेजिडेंस ऑफ हिज सन, मान लो कि उसका जो सन है वो अब शादीशुदा है, उसको उसके घर के लिए चाहिए, ठीक है, उसके रेजिडेंस के लिए चाहिए, तो वो सन जो है एज नॉट ऑक्यूपाइंड इन द अर्बन एरिया, तो उसे जो है उस अर्बन एरिया में उसका कोई और बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए फॉर द यूज़ ऑफ कंसल्टिंग रूम और रेजिडेंस, ठीक है। और अगर उसने वेकेट किया है, अगर ऐसी कोई बिल्डिंग थी तो उसने फिर उसको वेकेट ना किया हो बिना रीजनेबल सफिशिएंट कॉस्ट के। प्रोवाइसो, इसको हम पढ़ेंगे प्रोवाइसो 3 के साथ कि प्रोवाइडेड फर्दर वेयर अ लैंडलॉर्ड हैज़ ऑब्टेन्ड अ पोसेशन ऑफ एनी बिल्डिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज डी ही शैल नॉट बी इंटाइटल टू अप्लाई अगेन, ठीक है, वही जो प्रोवाइसो 2 में था कि वो दोबारा से सेम क्लास ऑफ बिल्डिंग के लिए सेम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते कि भाई मुझे उस बिल्डिंग को भी बोनाफाइड रिक्वायर थी। ऐसे ही वो अगर वो अपने सन के लिए ले रहा है तो फिर वो दोबारा किसी और बिल्डिंग के लिए सेम उस पर अप्लाई नहीं कर, सेम कंडीशन पे अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा। प्रोवाइसो 1 बोल रहा है वेयर द टेनेंसी इज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। मान लो कि ये जो घर था, ये घर लैंडलॉर्ड ने किराए पे दिया था पर्सन ए को 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए दिया था।
अब 8 महीने में ही वो बोलता है कि मुझे बोनाफाइडली इस जगह की ज़रूरत है, ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। अगर उन्होंने किसी मतलब एक पीरियड के लिए टेनेंसी क्रिएट हुई थी, तो उस पीरियड के एक्सपायर होने से पहले वो वो इस सब सेक्शन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये 1 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है कि मुझे बोनाफाइडली ज़रूरत है, इसको इविक्ट किया जाए और मुझे जो है उसके पोसेशन में रखा जाए उस प्रॉपर्टी के, ठीक है। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 14, the controller shall, if he is satisfied that the claim of the landlord is bona fide, make an order directing the tenant to put the landlord in possession of the building or rented land on such date as may be specified by the controller, and if controller is not so satisfied, he shall make an order rejecting. तो इस सेक्शन के अंदर अगर कंट्रोलर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, जो लैंडलॉर्ड ने क्लेम किया है उसका, लैंडलॉर्ड का क्लेम बोनाफाइड है, तो वो टेनेंट को डायरेक्ट कर देगा कि भाई आप जो हो खाली करो और लैंडलॉर्ड को जो है वो उस बिल्डिंग की पोजीशन में रखो, ठीक है। पर अगर उसे लगता है कि नहीं, जो ये एप्लीकेशन दी गई है ये बोनाफाइडली नहीं दी गई है, तो फिर क्या किया जाएगा, कंट्रोलर जो है उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, रिजेक्ट कर देगा। एंड प्रोवाइडेड दैट कंट्रोलर मे गिव द टेनेंट अ रीजनेबल टाइम, वही कि अगर वो ऐसा ऑर्डर देता है कि भाई लैंडलॉर्ड को पोसेशन में रखा जाए, लैंडलॉर्ड को जो है पोसेशन में रखो और टेनेंट तुम जो है इविक्ट करो, तो वो जो है टेनेंट को कल इविक्ट नहीं करवा देगा, उसको एक सफिशिएंट टाइम देगा और एग्रीगेट जो है वो 3 महीने का टाइम देगा फ्रॉम द ऑर्डर, जब उसने ऑर्डर दिया है उसके 3 महीने तक का वो टाइम उसे देगा एग्रीगेट में, ठीक है। सबसेक्शन 5 ऑफ section 14, where a landlord who has obtained possession of the building or rented land in pursuance of an order under subsection 3 does not occupy it himself, or if possession was obtained by, मान लो कि लैंडलॉर्ड ने जो है वो पोसेशन ऑब्टेन किया था अपने लिए, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग या रेंटेड लैंड का, और उसने उसको खुद ऑक्यूपाई नहीं किया, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली के लिए लिया था और उसकी फैमिली ने भी उसको ऑक्यूपाई नहीं किया, ठीक है, उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, और उसने अपने सन या डॉटर के लिए लिया था और सन या डॉटर ने भी उसको ऑक्यूपाई नहीं किया उस जगह को, मान लो, ठीक है। तो कितने महीने तक, फॉर 12 मंथ्स, फॉर कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। तो ये मान लो वो उसने बिल्डिंग क्लॉज ए के अंदर उसने अपने लिए ली थी, अपने रेजिडेंस के लिए, क्योंकि उसे बोनाफाइडली जरूरत थी, उसके पास अब घर नहीं था रहने के लिए, उसे ये घर चाहिए था रहने के लिए, ठीक है। उसने टेनेंट को इविक्ट भी करवा दिया, अब 12 महीने हो चुके हैं टेनेंट को इविक्ट करवाया, उसने इसका पोसेशन लिया ही नहीं है, ये ऐसी पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, या फिर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 के अंदर ही हैज़ नॉट ऑक्यूपाइड, इसको हम देखेंगे बाद में, जब 15 क्लॉज 2 पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। यूज फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फॉर द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग, एंड अ लैंडलॉर्ड हु हैज़ ऑब्टेन पोसेशन ऑफ द बिल्डिंग अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3 पुट दैट बिल्डिंग टू एनी यूज अदर देन दैट फॉर विच। तो सबसेक्शन 3 ऑफ क्लॉज सी के अंदर उसने क्या लिया था, प्रॉपर्टी को ये कह के लिया था कि मैं इस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करूँगा, वो उस पर्पज़ के लिए छोड़ो, उस पर्पज़ के लिए तो उसे यूज़ ही नहीं कर रहा है, वो किसी और पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसने बोनाफाइडली कहा था कि मुझे अपने लिए लेना है, और उसने क्या करा कि अपने किसी दोस्त का बिजनेस खुलवा दिया उस वहाँ पर, तो उसने ये अपने बोनाफाइड पर्पज़ के लिए लिया था, बट वो उसके लिए तो यूज़ ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इट वॉज ऑब्टेन और लेट इट आउट टू एनी टेनेंट अदर देन द टेनेंट इविक्टेड, या फिर उसने जो है इसको किसी और बंदे को किराए पे चढ़ा दिया, ठीक है, लिया था अपने यूज़ के लिए और किसी और पर्सन को किराए पे चढ़ा दिया, उस टेनेंट को छोड़कर जिसको इविक्ट करवाया गया था, ठीक है। टेनेंट ए को इविक्ट करवाया गया था और उसने रख दिया बी को, टेनेंसी पे बी को दे दिया। अगर वो ऐसा करता है तो द टेनेंट हु हैज़ बीन इविक्टेड मे अप्लाई टू द कंट्रोलर फॉर ऑर्डर डायरेक्टिंग ही शैल बी रिस्टोर्ड टू द पोसेशन ऑफ सच बिल्डिंग एंड द कंट्रोलर, ठीक है। अगर वो ऐसा कुछ भी करता है, जैसे कि अगर उसने ली थी अपने लिए या फिर फैमिली के लिए या फिर सन एंड डॉटर के लिए, और 12 महीने तक अगर वो पोसेशन ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, अगर वो पोसेशन नहीं लेते हैं उसका, या फिर जिस पर्पज़ के लिए उन्हें दी गई थी उस पर्पज़ के लिए यूज़ ना करके किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर किसी और पर्सन को उन्होंने रेंट पे चढ़ा दिया है, तो फिर जो है वो टेनेंट जिसको इविक्ट किया गया था वो कंट्रोलर को अप्लाई कर सकता है कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है, मुझको दोबारा से पोसेशन दिया जाए उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि उन्हें नहीं थी बोनाफाइडली ज़रूरत, उन्होंने तो मुझे एवं ही निकलवा दिया था, ठीक है। तो वो जो है अप्लाई कर सकता है कंट्रोलर को कि उसे रीस्टोर किया जाए पोसेशन में उस बिल्डिंग के, और फिर कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर जो है ऐसा ही ऑर्डर दे देगा अकॉर्डिंगली।
subsection 6 or section 14 where a landlord has acquired any premises by transfer, no application for recovery of possession of such premises shall be made under this section on the ground specified in clause 1 of clause A of subsection 3 unless a period of 5 years has elapsed. ये एक बिल्डिंग थी जो पर्सन ए की थी, ठीक है, और उसने पर्सन बी को टेनेंसी पे दे रखी थी, ठीक है, रेंट पे दे रखी थी ये बिल्डिंग. अब इसने क्या करा, इसने ये बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर दी सी को, ठीक है, सी को ट्रांसफ़र कर दी ये बिल्डिंग. अब सी जो है वो क्लॉज ए के अंदर एप्लीकेशन नहीं दे सकता इसको इविक्ट करने के लिए कि मुझे बोनाफाइड ज़रूरत है जब तक 5 साल इलैप्स नहीं हो जाते, ठीक है. ये जब ट्रांसफ़र किया गया है, मान लो ये 2025 में अगर ट्रांसफ़र किया गया है तो 2030 तक, 30 से पहले जब तक 30 जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, इलैप्स नहीं हो जाता ये 5 साल का पीरियड, तब तक ये जो है वो क्लॉज ए में इसको खाली करवाने के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता है कि मुझे बोनाफाइडली रिक्वायर्ड है इस जगह की, ठीक है. तो यही बोल रहा है क्लॉज 6 की अगर ट्रांसफ़र किया कोई प्रीमाइस, किसी लैंडलॉर्ड ने जो है वो ट्रांसफ़र से एक्वायर किया है कोई प्रीमाइसिस, तो वो क्लॉज ए के अंदर क्लॉज ए का जो ग्राउंड है उस पर अप्लाई नहीं कर सकता है 5 साल तक. जब तक 5 साल का जो पीरियड है डेट ऑफ एक्विजिशन से, तब तक वो 5 साल का जो पीरियड इलैप्स नहीं हो जाता तब तक वो एप्लीकेशन नहीं दे सकता है. सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 14 बोला है वेयर द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड दैट एनी एप्लीकेशन मेड बाय अ लैंडलॉर्ड फॉर द इविक्शन ऑफ ए टेनेंट इज फेरिवोलस एंड विक्सेशियस, ठीक है, द कंट्रोलर. तो मान लो कि अगर एप्लीकेशन जो लैंडलॉर्ड ने दी है वो ऐसी ही फेरिवोलस और विक्सेशियस है, तो फिर कंट्रोलर जो है वो कंपेंसेशन डायरेक्ट कर देगा 500 रुपये तक का, ठीक है. 500 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए कि वो लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट को 500 रुपये का वो देगा, ठीक है. सेक्शन 15 पे आ जाते हैं. राइट टू रिकवर इमीडिएट पोसेशन ऑफ प्रीमाइसेस टू सर्टेन पर्सन्स. तो ये जो सेक्शन 15 है ये कुछ ऐसे लोगों की बात करता है, ऐसे स्पेसिफिक लोगों की बात करता है जो कि इमीडिएट पोसेशन ले सकते हैं अपने प्रीमाइसेस का, उनके पास अधिकार होता है. अगर वो सेक्शन 15 की कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं तो उनके पास अधिकार हो जाएगा कि वो, उन्हें सेक्शन 14 का जो लॉन्ग प्रोसीजर है उसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें उनका प्रीमाइसेस का इमीडिएट पोसेशन दे दिया जाएगा. ऐसे कौन कौन से पर्सन्स होते हैं, जैसे कि हो कोई विडो हो गई या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो गया, ऐसे जो पर्सन्स हैं इन्हें ये अधिकार दिया गया है सेक्शन 15 के अंदर. तो आइए देख लेते हैं सेक्शन 1. सब सेक्शन 1 को देखने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये जो है एक प्रीमाइसेस है, एक गवर्नमेंट प्रीमाइसेस है जो ए को अलॉट किया गया है बीइंग इन सर्विस ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. तो वो स्टेट गवर्नमेंट की किसी सर्विस में है, इसीलिए उसे ये अकोमोडेशन दिया गया है. अब स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि आपको जो है ये घर खाली करना पड़ेगा. ए का उसी अर्बन एरिया के अंदर अपना एक फ्लैट था यहाँ पर, ठीक है. या तो उसका खुद का भी हो सकता है या उसके स्पाउस का भी हो सकता है, या फिर कोई बच्चा जो कि उस पर डिपेंडेंट है, उसका कोई अपना बच्चा जो कि उस पर डिपेंडेंट है, उसका भी वो घर हो सकता है, ठीक है. तो ये घर जो है वो ए का है, ठीक है. तो अब इसमें एक टेनेंट रह रहा है, तो अब जिस दिन से ये ऑर्डर दिया गया है कि भाई आपको ये वाला जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है वो खाली करना पड़ेगा, उस ऑर्डर के दिन से उसके पास ये राइट आ जाएगा, ये अधिकार आ जाएगा कि वो इस प्रॉपर्टी का जो है इमीडिएट पोसेशन रिकवर कर सकता है, ठीक है. यही सब सेक्शन 1 बोल रहा है कि वेयर अ पर्सन हु बीइंग एन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस अलॉटेड टू हिम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज रिक्वायर्ड बाय और इन परसुएंस ऑफ एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एज अ केस में बी, टू वेकेट सच रेजिडेंशियल अकोमोडेशन to incur certain obligation on the ground that he, his spouse or dependent children owns within the urban area. Residential accommodation shall accrue on and from the date of such order. उस दिन से, जिस दिन से ऑर्डर दिया गया उसके पास ये राइट अक्रू हो जाएगा कि वो इमीडिएट पोसेशन जो है वो रिकवर कर सकता है उस प्रेमाइसिस का जो कि उसने रेंट पे दे रखा है, ठीक है. प्रोवाइसो जो है वो ये कहता है कि ये जो पर्सन ए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लो इसका उसी अर्बन एरिया के अंदर, ये अर्बन एरिया है, इसके अंदर उसके 4 फ्लैट हैं, ठीक है. तो ये जो सेक्शन 15 है वो इसको ये अधिकार नहीं देगा कि ये चारों का जो है इमीडिएट पोसेशन रिकवर कर ले. उसे ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि वो किसका इमीडिएट पोसेशन रिकवर करना चाह रहा है. अगर वो प्रॉपर्टी ए का रिकवर करना चाह रहा है
तो फिर उसको प्रॉपर्टी ए का ही इमीडिएट पोसेशन दिया जाएगा, इन तीनों का नहीं दिया जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी बी का चाह रहा है तो फिर उसे प्रॉपर्टी बी का ही अकोमोडेशन इमीडिएट पोसेशन दिया जाएगा, ए सी एंड डी का नहीं दिया जाएगा। तो सिर्फ प्रोवाइसो ये बोल रहा है। सेक्शन 2 कह रहे कि स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड एट एनी टाइम within 1 year prior to and within 1 year after the date of the retirement। तो जो उसकी डेट है रिटायरमेंट की, या तो उससे पहले 1 साल में कभी भी, ठीक है, या फिर रिटायर होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, जिस दिन से वो रिटायर हुए हैं उससे 1 साल के अंदर अंदर, और उनके रिटायर होने के बाद अगर वो रिटायर हुए थे इस एक्ट के आने से पहले, ठीक है, तो विद इन 1 ईयर ऑफ द अपॉइंटेड डेट। हमारी अपॉइंटेड डेट क्या थी? वही 18 अगस्त। ओके, सो ये वैसे अब हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है ये वाली वो चीज़। विच एवर इज लेटर, ठीक है, अप्लाइज टू द कंट्रोलर, तो वो कंट्रोलर को अप्लाई करेंगे किस दिन से? जब रिटायर हुआ है, रिटायरमेंट की डेट है उससे या तो 1 साल पहले से, ठीक है, या फिर रिटायर होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, कंट्रोलर को अप्लाई करेंगे अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी कंपिटेंट टू रिमूव हिम फ्रॉम द सर्विस इंडिकेटिंग द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। ठीक है, तो कंट्रोलर को सर्टिफिकेट के साथ जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी ने उन्हें दिया है ये इंडिकेट करते हुए कि उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, ठीक है, and his affidavit to the effect that he or his spouse does not own and possess any other suitable accommodation in the local area। और एक एफिडेविट भी लगेगा उसके साथ, ठीक है, वो कंट्रोलर को अप्लाई करेंगे, उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगाया जाएगा कंपिटेंट अथॉरिटी का, जिसमें कंपिटेंट अथॉरिटी ये इंडिकेट करेगी कि उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, और उनके पास उसके साथ साथ प्लस एक जो है एफिडेविट भी लगाया जाएगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि या तो वो या फिर उनकी स्पाउस जो है, उनका स्पाउस या उनकी स्पाउस जो भी है, उनके पास कोई और अकोमोडेशन नहीं है उस लोकल एरिया के अंदर जिसके अंदर वो ही इंटेंडेड टू रिजाइड और टू स्टार्ट हिज बिजनेस। जौन से एरिया के अंदर, अगर इस लोकल एरिया के अंदर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या रहना चाह रहे हैं, उसके अंदर उनका ना ही खुद का ना ही उनकी स्पाउस का कोई और अकोमोडेशन नहीं है, ठीक है, ये एफिडेविट वो देंगे। टू रिकवर पोसेशन, तो वो कंट्रोलर को रिकवर करते हुए अप्लाई करेंगे टू रिकवर द पोसेशन ऑफ वन रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ हिज ओन ऑक्यूपेशन, अपने ऑक्यूपेशन के लिए, शैल अक्रू ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सच एप्लीकेशन, ठीक है, जब से उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है उस दिन से वो अक्रू हो जाएगा टू सच स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड। customer usage right to recover immediate possession of such residential building or any part or part of such building। तो वो किस लिए अप्लाई कर रहे हैं कंट्रोलर को? ताकि वो इमीडिएट पोसेशन जो है वो रिकवर कर सकें उस दिन से, जिस दिन से उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, उनके पास ये अधिकार आ जाएगा कि वो एक इमीडिएट पोसेशन जो है वो ले सकते हैं उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। पर मान लो कि उसका वो लेने से पहले ही स्पेसिफाइड जो लैंडलॉर्ड थे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उनकी जो विडो है या फिर उनका जो विडोवर है, और अगर विडो और विडोवर भी नहीं है, विडो और विडोवर की भी डेथ हो जाती है, तो उस केस में मदर या फादर या फिर उनके बच्चे या फिर उनके ग्रैंड चाइल्ड या फिर विडो डॉटर इन लॉ जो है वो, जो कि उन पर डिपेंडेंट थे उस लैंडलॉर्ड पे, जब उनकी मृत्यु हुई तब वो उन पे डिपेंडेंट थे, तो वो इंटाइटल होंगे एप्लीकेशन देने के लिए इस सेक्शन के अंदर कंट्रोलर को, ठीक है। कब से? जब से उनकी डेथ, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सच स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड बिफोर द अपॉइंटेड डे, इस एक्ट को आने से पहले अगर उनकी डेथ हुई थी तो फिर 1 साल के अंदर अंदर ऑफ द सेट डे, यानी कि जो अपॉइंटेड डे था उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कंट्रोलर को। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सच स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड आफ्टर द अपॉइंटेड डेट बट बिफोर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, ठीक है, उनकी मतलब ये एक्ट आने के बाद, जो अपॉइंटेड डे थी उसके आने के बाद, और जो लैंडलॉर्ड के रिटायर होने से पहले विद 1 साल के अंदर अंदर, डेथ के 1 साल के अंदर अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सच स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड आफ्टर द अपॉइंटेड डे एंड द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, ठीक है, यहाँ तो था बिफोर द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, पर यहाँ पर उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है और अपॉइंटेड डेट भी आ चुकी है, ठीक है, तो जब से उनका रिटायरमेंट हुआ है
उससे 1 साल के अंदर अंदर उन्हें एप्लीकेशन लगानी होगी कंट्रोलर को कि ऑन द डेट ऑफ सच एप्लीकेशन द राइट टू रिकवर द पोसेशन ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो कि बिलोंग करती थी स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड से या फिर उसके स्पाउस से एट द टाइम ऑफ द डेथ शैल अक्रू टू द एप्लीकेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी सो कंस्ट्रूड एज कन्फरिंग अ राइट। वही अगर 4-5 प्लॉट हैं, अगर एक से ज़्यादा जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उन सबको खाली करवाने का उन सबका इमीडिएट पोसेशन का राइट उनके पास नहीं आएगा। एक को वो इंडिकेट कर दे कि किसके वो करवाना चाहते हैं तो उसका राइट उनके पास होगा, अदरवाइज सबका नहीं राइट होगा उनके पास। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंट्रोलर मे गिव द टेनेंट अ रीजनेबल टाइम फॉर पुटिंग द वही कि कंट्रोलर जो है एक रीजनेबल टाइम देंगे टेनेंट को कि वो जो है स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड को या फिर विडो को या विडोवर को, विडो और ग्रैंड चाइल्ड को, विडोड डॉटर इन लॉ को जो है वो पोसेशन में रख सकें उस बिल्डिंग के। ठीक है, और जो वो टाइम होगा वो रीजनेबल जो टाइम होगा वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 3 महीने तक का वो टाइम दे सकते हैं। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 3 months इन एग्रीगेट। एक्सप्लेनेशन कह रहे फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन रिटायरमेंट इंक्लूड्स द वॉलंटरली रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट जो है उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट इंक्लूड होगा, पर क्या इंक्लूड नहीं करेगा अगर तुम रेजिग्नेशन देते हो। अगर तुम रेजिग्नेशन दे रहे हो तो वो रिटायरमेंट नहीं होगा। अगर तुम्हें डिस्चार्ज और डिसमिसल करा गया है सर्विसेज से तुम्हें डिसमिस कर दिया गया है या फिर तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया है, देन इट विल ऑल्सो नॉट अमाउंट टू रिटायरमेंट। ओके, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 15 बात करता है कि मान लो कि एक लैंडलॉर्ड ने जो है इस सेक्शन के अंदर अगर किसी प्रॉपर्टी का पोसेशन रिकवर कर लिया है, ठीक है, तो इसमें जो टेनेंट रह रहा था ना उसको कोई भी कंपेंसेशन देने के लिए लैंडलॉर्ड लाइबल नहीं होगा। ठीक है, और ना ही कोई कोर्ट, ना ही कोई ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी जो है ऐसी कोई भी कंपेंसेशन की जो भी क्लेम होगा उसको एंटरटेन भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई इमीडिएट पोसेशन इस सेक्शन के अंदर लिया गया है किसी भी लैंडलॉर्ड के द्वारा तो फिर वो उस टेनेंट को कंपेंसेशन देने के लिए लाइबल नहीं होगा और ना ही कोई कोर्ट, ट्राइब्यूनल अथॉरिटी जो है वो कंपेंसेशन की जो भी क्लेम होगा उसको एंटरटेन भी नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द लैंडलॉर्ड हैज़ रिसीव्ड एनी रेंट इन एडवांस। तो इस प्रोवाइसो के अंदर ये बोला गया है कि इस दिन जो है उसने पोसेशन वापस ले लिया, किसी प्रॉपर्टी का जो है पोसेशन लैंडलॉर्ड ने वापस ले लिया, पर भाई जो टेनेंट था उसने तो 5 महीने का किराया दे रखा था। तो अगर जिस दिन से उसने पोसेशन रिकवर कर लिया है उसके बाद जो है उसको 90 दिन दिए जाएंगे कि जो भी उसने एडवांस में रेंट लिया है वो उसको वापस कर दे टेनेंट को। ठीक है, और इसमें बोला गया है कोई अदर पेमेंट अगर उसने ली है तो वो भी 90 दिन के अंदर उसे वापस करनी होगी। नेक्स्ट प्रोवाइसो कह रहा है कि अगर वो वापस नहीं कर पाता है लैंडलॉर्ड तो वो लाइबल होगा कि वो सिंपल इंटरेस्ट रेट पे जो है 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट उसको पे करेगा। ठीक है, अगर वो 90 डेज में फेल हो जाता है देने के लिए। सेक्शन 16 जो है स्पेशल प्रोसीजर की बात करते हैं, जैसे कि लॉन्ग प्रोसीजर जो है वो फॉलो ना करना पड़े, इसीलिए तो सेक्शन 15 को लाया गया था कि जो कुछ लोग हैं जिन्हें भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें पहले इमीडिएट पोसेशन दे दिया जाए। तो एक स्पेशल प्रोसीजर जो है उसके लिए सेक्शन 16 बताता है फॉर द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर इविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए सब क्लॉज 3 के अंदर। सब क्लॉज 3 के अंदर क्या बताता है, आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर हैं उन्हें अपनी फैमिली के लिए कोई अकोमोडेशन चाहिए, ठीक है, जो उन्होंने रेंट पे चढ़ा रखा था, तो वो उसका इमीडिएट पोसेशन ले सकते हैं। पर कंडीशन क्या है कि एक अथॉरिटी जो है वो ये लिख के दे कि भाई ये जो है स्पेशल कंडीशंस में काम कर रहा है या फिर ये जो है नॉन फैमिली स्टेशन में काम कर रहा है और अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकता है, तो उन केस में फिर उसकी फैमिली के लिए उस जो अकोमोडेशन है उसका इमीडिएट पोसेशन उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी स्पेशल प्रोसीजर है और सेक्शन 15 में जो भी लोग हैं उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 16 में दिया गया है। तो सबसेक्शन 1 यही बोल रहा है कि जो भी एप्लीकेशन फाइल की जाएगी लैंडलॉर्ड के द्वारा सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज ए सबसेक्शन 3 और सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 के अंदर उसको डील किया जाएगा इस उन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो कि इस सेक्शन में स्पेसिफाइड किया गया है। ठीक है, तो
जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी, कंट्रोलर जो है वो समन इशू कर देगा उस फॉर्म में जो कि स्पेसिफाइड किया गया है स्केड्यूल 2 के अंदर। सब सेक्शन 3 और सेक्शन ए कह रहा है कि कंट्रोलर ने जो समन इशू किए थे उसके साथ साथ या तो उसके एडिशन में या फिर साइमल्टेनियसली जो है, एडिशन में और साइमल्टेनियसली जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि समन को जो है वो सर्व किया जाए बाय एक्नॉलेजमेंट पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू एड्रेस टू द टेनेंट और हिज एजेंट, ठीक है, जो कि एम्पावर्ड है सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए उस प्लेस पर जहाँ तो वो टेनेंट या फिर उसका जो एजेंट है वो एक्चुअली और वॉलंटरीली रिजाइड कर रहे हैं या फिर बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं या फिर पर्सनली वर्क कर रहे हैं फॉर गेन, ठीक है। और अगर उन्हें लगता है तो वो पब्लिकेशन भी करवा सकते हैं उस न्यूज़पेपर पर सर्कुलेटिंग इन द लोकल एरिया जहाँ पर टेनेंट को जो है इज लास्ट नोन टू हैव रिजाइडेड। तो जहाँ पर ये था कि टेनेंट जो है ये यहाँ पर लास्ट रिजाइड किया था वहाँ के लोकल एरिया के न्यूज़पेपर में भी वो समन को पब्लिश करवा सकते हैं। क्लॉज बी बोल रहा है ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 16 व्हेन एन एक्नॉलेज, तो जब भी कोई एक्नॉलेजमेंट जो है वो टेनेंट और उसके एजेंट के द्वारा साइन करी हुई कोर्ट कंट्रोलर को वापस मिल जाती है या फिर रजिस्टर्ड आर्टिकल कंटेनिंग द समन इज रिसीव बैक, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड आर्टिकल जो है समन का वो कंट्रोलर को वापस मिलता है इस इंडोर्समेंट के साथ कि जो टेनेंट है और उसका एजेंट जो है उसने डिलीवरी लेने से मना कर दिया है। तो कंट्रोलर जो है इस इंडोर्समेंट की करेक्टनेस की इंक्वायरी करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो डिक्लेयर कर देंगे कि समन जो है वो टेनेंट को वैलिडली सर्व हो गए हैं, ठीक है। सब सेक्शन 4 और सेक्शन 16 कह रहा है कि टेनेंट जिस पे समन जो है वो ड्यूली सर्व किए गए हैं वो कंटेस्ट नहीं कर सकता है, इविक्शन की जो एप्लीकेशन दी गई है उसको कंटेस्ट नहीं कर सकता है जब तक वो एक एफिडेविट ना लगा दे। एफिडेविट में वो क्या लगाएगा कि भाई इनके पास जो है ये डिसएंटाइटल है, ये जो एप्लीकेंट है जिन्होंने फाइल की है एप्लीकेशन सेक्शन 14 के सब क्लॉज 3 के अंदर या फिर 15 के अंदर, वो नहीं फाइल कर सकते वो एप्लीकेशन। ऐसा कोई उसे फैक्ट बताना है, एफिडेविट देना है और कंट्रोलर की परमिशन लेनी है तभी वो कंटेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो कंटेस्ट नहीं कर सकते। एंड इन डिफॉल्ट ऑफ हिज अपीयरेंस इन परसुएंस ऑफ द समन, और अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देता है समन सर्व होने के बाद भी अगर वो अपीयर नहीं होता है तो जो भी स्टेटमेंट लैंडलॉर्ड ने दी है या स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड ने जो भी स्टेटमेंट दी है एप्लीकेशन के अंदर इविक्शन की उसको टेनेंट के द्वारा एडमिटेड मान लिया जाएगा, ठीक है, डीम्ड एडमिशन मान लिया जाएगा। एंड जो एप्लीकेंट है उसको वो इंटाइटल होगा फॉर द ऑर्डर ऑफ द इविक्शन ऑन द ग्राउंड अफोरसेड, ठीक है। सब सेक्शन 5 और सेक्शन 16 कह रहे हैं कि कंट्रोलर जो है जब भी कंट्रोलर शैल गिव टू द टेनेंट अ लीव टू कंटेस्ट द एप्लीकेशन इफ द एफिडेविट फाइल्ड बाय द टेनेंट डिस्क्लोजेस, तो ये एप्लीकेशन देगा कि उसे कंटेस्ट करनी है एप्लीकेशन, तो और अगर उसके फैक्ट से डिस्क्लोज होता है कि हाँ लैंडलॉर्ड जो है वो डिसएंटाइटल है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 एंड 15 में, तो वो अलाउ कर देगा उस एप्लीकेशन को कंटेस्ट करने के लिए। और जैसे ही वो परमिशन जो है ग्रांट करेंगे टेनेंट को एप्लीकेशन कंटेस्ट करने की, तो कंट्रोलर जो है वो हेयरिंग को कमेंस कर देंगे जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी। सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 16 नॉट विद स्टैंड, तो सेक्शन 14 में जो भी बताया गया है उसके बावजूद जो कंट्रोलर हैं वो इस इंक्वायरी को, इस जो प्रोसीडिंग चल रही है उसकी इंक्वायरी को होल्ड करने के लिए वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज का जो प्रोसीजर होता है इंक्लूडिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज का प्रोसीजर फॉलो करेंगे और कोई भी अपील और सेकंड अपील नहीं की जाएगी। अगर कोई भी जो ऑर्डर कंट्रोलर देगा इस सेक्शन के अंदर उसकी कोई भी अपील और सेकंड अपील नहीं होगी, पर प्रोवाइसो कह रहा है कि रिवीजन हो सकता है। हाईकोर्ट जो है वो चाहे तो रिकॉर्ड को मंगवा सकता है और देख सकता है, ठीक है, रिकॉर्ड्स को। और अगर कोई भी एप्लीकेशन रिवीजन की एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी तो कंट्रोलर जो है वो रिव्यू कर सकता है, अपनी जो रिव्यू की पावर है वो एक्सरसाइज कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी, ठीक है। सब सेक्शन 10 यही बोल रहा है कि जो प्रोसीजर होता है फॉर द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर इविक्शन वो वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा फॉर द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोलर। सबसेक्शन 17 बात करता है रिकवरी ऑफ पोसेशन इन केस ऑफ टेनेंसीज फॉर लिमिटेड पीरियड। तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बिल्डिंग है जिसमें 2 फ्लोर थे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर, इस जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ तो लैंडलॉर्ड रह रहा था
और ऊपर वाला फ्लोर जो है वो उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। 2 साल के लिए उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 2 साल बाद उसके बेटे की शादी होनी थी, तो फिर उसके बाद उसे ज़रूरत पड़ती इस चीज़ की, ठीक है। जोक्स अपार्ट। तो जो लैंडलॉर्ड है उसको इस फ्लोर की ज़रूरत नहीं थी 2 साल तक, तो वो क्या करता है कि कंट्रोलर की परमिशन के साथ उस जो फ्लोर था उसको 2 साल के लिए टेनेंट को दे देता है, किसी टेनेंट को दे देता है, यानी कि ए को दे देता है, ठीक है। लैंडलॉर्ड ए को दे देता है। अब क्या होता है कि ये जो टेनेंट है वो 2 साल कंप्लीट होने के बाद भी इस प्रीमाइसेस को खाली नहीं करता है, तो फिर जो लैंडलॉर्ड है वो कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगा देगा, और फिर कंट्रोलर क्या करेगा कि लैंडलॉर्ड को इस जो प्रीमाइसेस था इसके वैकेट पोसेशन में रख देगा और टेनेंट को इविक्ट कर देगा। बस इतना सिंपल सा सेक्शन 17 यही बोल रहा है कि सॉरी where a landlord does not require the whole or any part of the any premises for a particular period, ठीक है। यहाँ पर भी उसे 2 साल तक के लिए ज़रूरत नहीं थी एक पार्ट की, अपने premises के एक पार्ट की, यानी कि फर्स्ट फ्लोर की। एंड द लैंडलॉर्ड क्या ये तभी दे सकता है जब वो परमिशन ऑब्टेन कर लेगा कंट्रोलर की। बिना अगर कंट्रोलर की परमिशन के वो ये काम करता है तो फिर सेक्शन 17 अप्लाई नहीं होगा, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी पहले इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, लेट्स द होल ऑफ द प्रीमाइसेस और पार्ट देयरऑफ एज रेजिडेंस फॉर सच पीरियड एज मे बी एग्रीड इन writing between the landlord and the tenant does not on the expiry of the said period vacate such premises। तो क्या करेंगे, कंट्रोलर जो है may on any application made to in this behalf the landlord within such time as the may prescribe place the landlord in a vacant possession of the premises or part thereof by evicting the tenant and every person who may be in occupation of such premises, ठीक है। सेक्शन 18 पे आ जाते हैं। सेक्शन 18 बात करता है डिसीजंस विच हैव बीन बिकम फाइनल नॉट टू बी रीओपन। तो वो डिसीजन जो कि फाइनल हो गए हैं उसे दोबारा से खोला नहीं जाएगा। अगर कंट्रोलर के पास कोई एप्लीकेशन फाइल होती है सबसेक्शन 2 और सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14 के अंदर, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 क्या बात करते हैं, सबसेक्शन 2 तो वो ग्राउंड बता रहा है इविक्शन का, सबसेक्शन 3 बोनाफाइड रिक्वायरमेंट पे लैंडलॉर्ड को ये राइट देता है कि वो जो है रिकवर कर सकते हैं पोसेशन को, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल होती है जो कि एक सब्सटेंशियल इशू को रेज कर रही है, उस सब्सटेंशियल इशू को जो कि पहले से पहली प्रोसीडिंग में डिसाइड हो चुका है, फॉर्मल प्रोसीडिंग में अगर जो डिसाइड हो चुका है, तो फिर कंट्रोलर उस एप्लीकेशन को समरेटली रिजेक्ट कर देगा और इंटरटेन नहीं करेगा। ये सेक्शन 18 बोल रहा है, ठीक है। सेक्शन 19 बात करता है लीजेज ऑफ वैकेंट बिल्डिंग्स। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बिल्डिंग थी जो कि कंस्ट्रक्ट हुई थी इस एक्ट के कमेंस होने से पहले, मतलब इस एक्ट के आने से पहले ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई थी, ठीक है। और इसे जो है बहुत सारे टेनेंट्स को दिया जा रहा था, पर अब जो है ये 12 महीने से खाली पड़ी हुई है, ठीक है। ये बिल्डिंग जो है वो 12 महीने से खाली पड़ी हुई है और इस बात की जानकारी कंट्रोलर को दी जाती है। कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन रिसीप्ट होती है जिसमें ये चीज़ की जानकारी उसे दी जा रही है। फिर कंट्रोलर क्या करेगा कि कंट्रोलर इस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड को एक नोटिस भेजेगा कि भाई शो कॉज करो कि इस वैकेंट बिल्डिंग का को उस टेनेंट को लेट आउट क्यों ना किया जाए जो कि फेयर रेंट देने के लिए तैयार है, ठीक है। और फिर हेयरिंग के बाद कंट्रोलर जो है वो इस बिल्डिंग को ऐसे पर्सन को लेट आउट कर देगा जो कि किसी अदर बिल्डिंग के ऑक्यूपेशन में नहीं है, चाहे एज अ ओनर हो या फिर टेनेंट हो, ठीक है। वो किसी भी अदर बिल्डिंग के ऑक्यूपेशन में नहीं है, तो ऐसे किसी पर्सन को वो बिल्डिंग लेट आउट कर दी जाएगी जो कि वैकेंट पड़ी हुई थी 12 महीने से, ठीक है। सेक्शन 19 सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है। सेक्शन 20 पे आ जाते हैं रिसीप्ट टू बी गिवन फॉर रेंट पेड। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 20 ये कह रहा है कि टेनेंट जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट है उनके बीच में डिसाइड हुआ था कि टेनेंट जो है वो 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को रेंट पे कर दिया करेगा, ठीक है। अब तो उसको जो है 1 तारीख को रेंट पे करना पड़ेगा, ये सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 20 बोल रहा है। पर मान लो अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और मान लो उसे नवंबर का कोई रेंट पे करना है, नवंबर में रेंट पेएबल हो चुका है, तो दिसंबर की 15 तारीख तक वो रेंट पे करेगा, ठीक है, नवंबर का। ऐसा बोला गया है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो। एवरी टेनेंट शैल पे विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट और in absence of such contract by 15th day of the month next following the month for which it is
पेएबल। ठीक है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 20, एवरी टेनेंट हु मेक्स पेमेंट ऑफ रेंट टू हिज लैंडलॉर्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन फोर्थविथ। तो जैसे ही टेनेंट जो है लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेगा, वो टेनेंट जो है वो इंटाइटल होगा कि लैंडलॉर्ड या फिर उसका कोई भी ऑथराइज एजेंट उसे जो है इमीडिएटली एक रिसिप्ट दे राइटिंग में साइन करके कि हाँ हमें जो है पेमेंट रिसीप्ट हो गई है। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते, यानी कि लैंडलॉर्ड और ऑथराइज एजेंट जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं सबसेक्शन 2 में, या फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं सबसेक्शन 2 में रिसिप्ट देने के लिए, तो फिर इस बात की जानकारी जो है टेनेंट कंट्रोलर को देगा एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, कि इन्होंने जो है मैंने पे कर दिया है पर इन्होंने मुझे रिसिप्ट नहीं दिया है। तो कंट्रोलर क्या करेगा कि जैसे ही उसे एप्लीकेशन दी जाएगी, वो by the tenant within 2 months from the date of the payment and after hearing the landlord or his authorized agent। ठीक है, तो 2 महीने के अंदर अंदर और लैंडलॉर्ड को सुनने के बाद, ठीक है, जो एप्लीकेशन दी गई है उसके 2 महीने के अंदर अंदर, और जो लैंडलॉर्ड को सुनने के बाद वो जो है डायरेक्ट कर देंगे लैंडलॉर्ड और ऑथराइज एजेंट को कि वो जो है टेनेंट को पे करे डैमेजेस के थ्रू उतनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द डबल ऑफ द अमाउंट। तो जितना रेंट पे किया गया था, मान लो 10,000 रुपये रेंट पे किया था, तो 20,000 रुपये तक का डैमेज जो है वो पे करवा सकता है लैंडलॉर्ड से टेनेंट को डैमेजेस के लिए। ठीक है, और जो भी कॉस्ट लगी है एप्लीकेशन की, और जो भी ऑल्सो वो एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेंगे कि रेंट जो है वो पे हो गया है टेनेंट को। ठीक है, सबसे सेक्शन 21, डिपॉजिट ऑफ रेंट बाय टेनेंट। तो मान लो कि वेयर द लैंडलॉर्ड डज नॉट एक्सेप्ट एनी रेंट। अब पहले तो उसने रिसीप्ट देने के लिए मना किया था सबसेक्शन 3 के अंदर, अब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21 के अंदर वो रेंट ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है टेनेंट से। ठीक है, जो टेनेंट गया उसके पास रेंट दे रहा है पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है विद इन द टाइम प्रेफर्ड टू इन सेक्शन 20। जो टाइम रेफर किया गया था सेक्शन 20 के अंदर, वो उसमें पे कर रहा है पर लैंडलॉर्ड ले नहीं रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर रिफ्यूज़ कर दे रहा है या डिलीवर कर दे रहा है रिसिप्ट देने से। ठीक है, रेफर टू इन देयर इन, और वेयर देयर इज अ बोनाफाइड डाउट एज टू द पर्सन और पर्सन्स। तो 3 कंडीशंस है कि कब जो है कंट्रोलर के पास टेनेंट जो है वो रेंट डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, ये भी एक प्रोविज़न है कि टेनेंट जो है डायरेक्ट जाके कंट्रोलर को रेंट दे सकता है, उसके पास डिपॉजिट कर सकता है। तो किन कंडीशंस में करेगा? सबसे पहले तो अगर लैंडलॉर्ड ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा रेंट, ठीक है, उस कंडीशन में कंट्रोलर के पास चला जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि उसने रिसिप्ट देने से ही मना कर दिया, वो रिसिप्ट ही नहीं दे रहा और नेग्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर उसे ये पता ही नहीं है कि बोनाफाइडली ये डाउट है कि कौन सा पर्सन जो है वो लैंडलॉर्ड है, तो उस कंडीशन में भी वो कंट्रोलर के पास जाके और रेंट डिपॉजिट कर देगा टेनेंट, इन 3 कंडीशंस में। ठीक है, सबसेक्शन 2 कह रहा है द डिपॉजिट शैल बी एक्कम्पनाइड बाय एन एप्लीकेशन बाय द टेनेंट कंटेनिंग द फॉलोइंग। तो जैसे वो रेंट डिपॉजिट करने जाएगा कंट्रोलर के पास, उसमें एक एप्लीकेशन भी लगाएगा जिसके अंदर ही फॉलोइंग पर्टिकुलर्स होंगे कि द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड फॉर विच द रेंट इज डिपॉजिटेड विद अ डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाई। तो एप्लीकेशन में जो है बिल्डिंग की सारी डिटेल्स लिखेगा जो कि सफिशिएंट होगी उस बिल्डिंग को और रेंटेड लैंड को आइडेंटिफाई करने में कि भाई कौन सी बिल्डिंग के लिए रेंट पे किया गया है। ठीक है, द पीरियड फॉर विच द रेंट इज डिपॉजिटेड, और कितने जो पीरियड है उसके लिए रेंट डिपॉजिट किया गया है, ये भी वो एप्लीकेशन के अंदर बताएगा। नेम एंड एड्रेस बताएगा लैंडलॉर्ड का और उस पर्सन का जो कि क्लेम कर रहा है कि मैं इंटाइटल हूँ रेंट के लिए, ऐसा अगर कोई पर्सन है तो उसका नाम और एड्रेस बताएगा, और जो भी पर्टिकुलर जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे रूल्स के द्वारा वो सब एप्लीकेशन में वो लिखेगा। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 21, ऑन सच डिपॉजिट ऑफ रेंट बीइंग made, the controller shall send it in a prescribed manner a copy or copies of the application to the landlord or persons claiming to be entitled to rent with the endorsement of the date of the deposit। और फिर कंट्रोलर क्या करेगा कि कंट्रोलर उस एप्लीकेशन को की कॉपी जो है वो लैंडलॉर्ड को भेज देगा, या फिर उस पर्सन को जो कि बोल रहा है कि मैं इंटाइटल हूँ रेंट लेने के लिए, तो उस पर्सन को भेज देगा इस इंडोर्समेंट के साथ कि किस दिन जो है किस डेट को वो डिपॉजिट किया गया था रेंट।
सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 21 बोल रहा है, इफ एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द विड्रॉल ऑफ एनी डिपॉजिट ऑफ रेंट, द कंट्रोलर शैल, इफ सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट इज द पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट, ऑर्डर द अमाउंट ऑफ द रेंट टू बी पेड टू हिम इन द मैनर प्रिस्क्राइब। अब अगर मान लो कि कोई एप्लीकेशन फाइल होती है कि जो रेंट आपके पास डिपॉजिट किया गया था हम उसे विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो और अगर वो कंट्रोलर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये जो पर्सन है वो रेंट रिसीव करने के लिए इंटाइटल है, तो वो ऑर्डर कर देंगे कि जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है वो इनको पे कर दिया जाए उस मैनर में जो कि प्रोवाइड किया गया है। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट ऑफ रेंट शैल बी मेड बाय द कंट्रोलर अंडर द सबसेक्शन विदाउट गिविंग ऑल पर्सन्स नेम्ड बाय द टेनेंट इन हिज एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 as claiming to be entitled to payment of such rent and opportunity of being heard, and such order shall be without prejudice to the right of such person to receive such rent being decided by a court of competent jurisdiction। कोई भी ऐसा ऑर्डर कि भाई इस पर्सन को ये रेंट दे दो, ऐसा कोई भी ऑर्डर कंट्रोलर तब तक नहीं देगा जब तक वो सारे पर्सन जो कि टेनेंट ने अपनी एप्लीकेशन में जिन जिन पर्सन्स के नाम लिखे थे ना कि ये सारे पर्सन जो है वो इंटाइटल हैं रेंट लेने के लिए, वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं इंटाइटल हूँ लेने के लिए, तो उन सब पर्सन्स को वो पहले नोटिस देगा, उनको सुनेगा, उसके बाद ही वो ऐसा कोई ऑर्डर दे सकता है। सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 21, इफ एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 बट नॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम रिसीविंग द नोटिस ऑफ डिपॉजिट, the landlord or the person claiming to be entitled to the rent complains to the controller that the statement in the tenant's application of reasons and circumstances which led him to deposit the rent are untrue। मान लो कि जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी, ठीक है, एट जिस टाइम एप्लीकेशन फाइल की गई थी सबसेक्शन 4 के अंदर, ठीक है, उस टाइम पर जो एप्लीकेशन के को डिपॉजिट मतलब जो डिपॉजिट की जो नोटिस लैंडलॉर्ड के पास गया उससे 30 दिन तक और जिस टाइम एप्लीकेशन फाइल की गई थी पर 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब लैंडलॉर्ड को नोटिस रिसीव हुआ, वो कंट्रोलर को जो है वो ये बोल सकता है कि जो भी टेनेंट ने रीजंस दिए हैं ना, रीजंस और सर्कमस्टेंसेस बताई गई है जिसकी वजह से वो आपके पास रेंट डिपॉजिट कर रहा है, वो स्टेटमेंट अनट्रू है, तो कंट्रोलर जो है टेनेंट को एक अपॉर्चुनिटी देगा सुनने की और लिवाई कर सकता है ऑन द टेनेंट आर फाइन विच में एक्सटेंड टू एन अमाउंट इक्वल टू 2 months रेंट। तो वो अगर वो पहले तो टेनेंट को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई तुम अपना भी पक्ष रखो, ठीक है, उसके बाद जो है अगर उन्हें लगता है कि हाँ भाई जो लैंडलॉर्ड बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट अनट्रू है और वो प्रूव हो जाते, वो सेटिस्फाई हो जाते, तो फिर वो टेनेंट को टेनेंट के ऊपर लिवाई कर देंगे फाइन एक्सटेंड टू द अमाउंट इक्वल टू 2 महीने का रेंट के बराबर जो अमाउंट है वो उस पर लगा देंगे इफ़ द कंट्रोलर सेटिस्फाई ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। Subsection 6 of section 21, the controller may on complaint of the tenant and after giving an opportunity to the landlord of being heard levy on the landlord a fine which may extend to an amount equal to 2 months of rent if the controller is satisfied that the landlord without reasonable cause refused to accept the rent, ठीक है। पर अगर सबसेक्शन 6 ये बोल रहा है पर अगर कंट्रोलर को ये लगता है कि हाँ जो मतलब जो लैंडलॉर्ड है उसने सच में रिफ्यूज़ कर दिया था रेंट को एक्सेप्ट करने से, तो फिर लैंडलॉर्ड पे फाइन लगाया जाएगा जो कि 2 महीने तक का रेंट होगा, ठीक है, 2 महीने तक का रेंट का फाइन जो है वो उस पर लैंडलॉर्ड पे भी लगाया जा सकता है अगर उसने एक्सेप्ट करने से मना किया होगा और अगर उसने गलत स्टेटमेंट दी होगी टेनेंट ने इस बारे में, तो फिर उस पर रेंट लगाया जाएगा सबसेक्शन 5 के अंदर। सेक्शन 22, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग डिपॉजिट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स इन एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट। सेक्शन 22 बोल रहा है कि डिपॉजिट करने की टाइम लिमिट क्या होगी, है ना, और ऐसे ही क्या 2 दिन हुए और उसने मना कर दिया अभी लेने से तो क्या वो कंट्रोलर के पास पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, तो एक टाइम लिमिट जो है वो भी होनी चाहिए। तो टाइम लिमिट बताई गई है इसके अंदर कि कब जो है डिपॉजिट किया जा सकता है और फिर अगर कोई इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स देता है एप्लीकेशन के अंदर डिपॉजिट के लिए उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये भी सेक्शन 22 के अंदर बताया गया है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 कह रहा है कि नो रेंट डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 21 शैल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन वैलिडली डिपॉजिट under that section unless the deposit is made within 21 days of the time referred to in section 20 for payment of the rent, ठीक है। अब रेंट पे करने का जो दिन बताया गया था उसके 21 दिन के अंदर जो है तुम कंट्रोलर को डिपॉजिट कर सकते हो, बट अगर उसके बाद करते हो
करते हो तो वो रेंट जो है वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 22, नो सच डिपॉजिट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन वैलिडली मेड इफ द टेनेंट विलफुली मेक्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट इन हिज एप्लीकेशन। तो कोई भी डिपॉजिट वो जो दे रहा, टेनेंट जो डिपॉजिट कर रहा है, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा अगर उसने, टेनेंट ने विलफुली कोई फॉल्स स्टेटमेंट अपनी एप्लीकेशन के अंदर दी होगी, ठीक है। जब तक लैंडलॉर्ड जो है वो विड्रॉ नहीं कर लेता अमाउंट बिफोर द date of filing of application for recovery of possession of the building or tenant rented land for the from the tenant। subsection 3 और section 22 बोल रहे हैं if the rent is deposited within the time mentioned in subsection 1 and does not cease to be a valid deposit for the reason mentioned in subsection 2, the deposit shall constitute payment of rent to the landlord as if the amount deposited has been validly tendered। तो ये कह रहा है कि अगर जो रेंट है, जो रेंट जो है, अगर टाइम, उस टाइम के अंदर जो है, जो टाइम सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया है, अगर उस टाइम के अंदर डिपॉजिट किया गया है और वो जो डिपॉजिट है वो वैलिड डिपॉजिट है, तो फिर उस डिपॉजिट को, वो डिपॉजिट जो है वो एक पेमेंट ऑफ रेंट मान लिया जाएगा लैंडलॉर्ड को, एज इफ द अमाउंट जो है वो वैलिडली टेंडर की गई है, ऐसा मान लिया जाएगा। सबसेक्शन 23, सेविंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट एंड फॉरफीचर ऑफ रेंट इन डिपॉजिट। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 कह रहा है द विड्रॉल ऑफ रेंट डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 21 इन द मैनर प्रोवाइडेड देयरिन शैल नॉट ऑपरेट एज एन एडमिशन अगेंस्ट अ पर्सन विड्रॉइंग इट ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द रेट ऑफ रेंट, द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, द अमाउंट ड्यू और ऑफ अदर फैक्ट स्टेटेड इन द टेनेंट्स एप्लीकेशन फॉर। मान लो कि जो टेनेंट ने जो है वो कंट्रोलर के पास डिपॉजिट कर दिया था रेंट, अब जो लैंडलॉर्ड था ना उसने विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा दी, तो जो लैंडलॉर्ड ने विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाई है उसे जो है एडमिशन नहीं माना जाएगा कि फॉर द करेक्टनेस ऑफ द रेट ऑफ रेंट जो है वो इतना ही है, इसके करेक्टनेस के लिए उसे एडमिशन नहीं माना जाएगा, ना ही पीरियड ऑफ, कितना पीरियड ऑफ डिफॉल्ट हुआ था इसके लिए भी उसको एडमिशन नहीं माना जाएगा। मतलब किसी भी फैक्ट के लिए जो कि टेनेंट ने अपनी एप्लीकेशन में डाले हैं उसको एडमिशन नहीं माना जाएगा अगर वो विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा रहा है तो, ठीक है। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 ये बोल रहा है कि जो रेंट डिपॉजिट किया गया है कंट्रोलर के पास, अगर वो विड्रॉ नहीं किया जाता है लैंडलॉर्ड के द्वारा या फिर उस पर्सन के द्वारा जो कि क्लेम कर रहा है कि मैं इंटाइटल हूँ रेंट के लिए, ठीक है, तो वो जो है फोरफीट हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, मतलब, ठीक है, बाय द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर, कंट्रोलर के ऑर्डर पे वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा अगर वो विड्रॉ नहीं किया जाता है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 5 साल, ठीक है। तो 5 साल तक का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ द पोस्टिंग ऑफ नोटिस ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, जिस दिन से जो है नोटिस पोस्ट किया गया है लैंडलॉर्ड को कि ऐसा जो है डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, उसके 5 साल तक अगर वो नहीं होता है तो फिर वो गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। बिफोर पासिंग इन ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर द कंट्रोलर शैल गिव नोटिस टू द लैंडलॉर्ड और अ पर्सन। तो फॉरफीचर के ऑर्डर से पहले भी जो लैंडलॉर्ड है और जो पर्सन है जो कि बोल रहा है कि मैं इंटाइटल हूँ रेंट के लिए, उसको एक नोटिस दिया जाएगा बाय इस चीज़ का एक नोटिस दिया जाएगा बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एट द लास्ट नोन एड्रेस ऑफ सच लैंडलॉर्ड ऑफ पर्सन और पर्सनस एंड शैल ऑल्सो पब्लिश द नोटिस, और वो जो है जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें भी उस नोटिस को पब्लिश किया जाएगा। सेक्शन 24 बात करें वेस्टिंग ऑफ एपेलेट अथॉरिटी ऑन ऑफिसर बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो एपेलेट अथॉरिटी को वेस्ट किया जाएगा। तो सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जनरल और स्पेशल ऑर्डर निकाल के कन्फर कर सकती है किसी भी ऑफिसर्स या फिर अथॉरिटीज़ पे एपेलेट अथॉरिटीज़ की पावर, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। जो भी ऑफिसर और अथॉरिटीज़ उन्हें सही लगता है उस पर वो एपेलेट अथॉरिटीज़ की पावर को कन्फर कर देंगी। क्लॉज बी of subsection 1 of section 24 कह रहा है save as otherwise provided in this act any person aggrieved by an order passed by the controller except the order for the recovery of possession made by the controller in accordance with the procedure prescribed under section 16 may within 15 days from the date of such order as or such longer period as the appellate authority may allow for reasons to be recorded in writing prefer an appeal in writing to the appellate authority हैविंग jurisdiction, ठीक है। तो फिर
वो जो पर्सन जो कि एग्रीव्ड है किसी भी कंट्रोलर के ऑर्डर से, अगर वो एग्रीव्ड है तो फिर वो 15 दिन के अंदर, जिस दिन से वो ऑर्डर दिया गया है उसके 15 दिन के अंदर अंदर, और अगर एपेलेट अथॉरिटी कोई एक्स्ट्रा टाइम और दे देती है रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद, तो उस टाइम के अंदर जो है वो अपील कर सकते हैं राइटिंग में टू द एपेलेट अथॉरिटी। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 15 days द टाइम टेकन टू ऑब्टेन अ सर्टिफाइड कॉपी। तो वही लिमिटेशन पीरियड का भी एक, लिमिटेशन एक्ट का भी एक रूल है कि जितना टाइम जो है सर्टिफाइड ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी में को लेने में लगा है, ठीक है, वो टाइम जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 15 days। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 24 बात करता है ऑन सच अपील बीइंग प्रेफर्ड द अपीलेट अथॉरिटी में ऑर्डर स्टे ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग इन द मैटर पेंडिंग डिसीजन ऑन द अपील। तो अगर अपील फाइल हो जाती है तो अपीलेट अथॉरिटी जो है वो अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है उस मैटर में, जब तक डिसीजन नहीं आ जाता उस अपील का, तब तक उस प्रोसीडिंग को स्टे कर सकती है। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 24 ये कह रहा है कि अपीलेट अथॉरिटी जो है वो अपील को डिसाइड करेगी आफ्टर सेंडिंग फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस फ्रॉम द कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के पास जो भी रिकॉर्ड है वो उसको अपने पास मंगवाएगी और पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी देंगे ऑफ बीइंग हियर्ड एंड आफ्टर मेकिंग सच फर्दर इंक्वायरी जो कि उन्हें सही लगती है पर्सनली एंड थ्रू कंट्रोलर। ठीक है, वो फर्दर इंक्वायरी करेंगे, या तो खुद पर्सनली करेंगे या फिर कंट्रोलर के थ्रू करेंगे, जो भी उन्हें सही लगती है इंक्वायरी। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 24 कह रहा है द डिसीजन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट ओनली टू सच डिसीजन एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर शैल बी फाइनल। ठीक है, तो जो डिसीजन है अपीलेट अथॉरिटी का वो फाइनल होगा और शैल नॉट बी लाइबल टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 5। तो जो सबसेक्शन 5 में जो चीज़ प्रोवाइड की गई है जो अब हम पढ़ेंगे, उसके अलावा किसी भी ग्राउंड पर इस ये जो अपीलेट अथॉरिटी का डिसीजन होगा इसको क्वेश्चन में नहीं लाया जाएगा, किसी भी कोर्ट के सामने इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा और ये डिसीजन फाइनल होगा। सबसेक्शन 5 कह रहा है द हाई कोर्ट में एट एनी टाइम ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव पार्टी और बाय इट्स, यानी कि सो मोटो भी कर सकता है। हाई कोर्ट जो है सो मोटो भी कर सकता है, और एग्रीव पार्टी अगर एप्लीकेशन देती है, एग्रीव पार्टी की एप्लीकेशन भी कर सकता है, उस रिकॉर्ड को अपने पास मंगवा सकता है और एग्जामिन कर सकता है, एग्जामिन कर सकते हैं उस रिकॉर्ड्स को रिलेटिंग टू एन ऑर्डर पास्ड और प्रोसीडिंग टेकन अंडर दिस एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ लीगैलिटी। तो अगर उनके पास एप्लीकेशन फाइल होती है तो फिर वो रिकॉर्ड को अपने पास बुलाएंगे और उनकी उसकी जो उसको जो है उस रिकॉर्ड को एग्जामिन करेंगे ताकि उसकी लीगैलिटी और प्रोप्राइटी को लेकर जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके हाई कोर्ट। ठीक है, 25 बात करता है पावर टू समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। तो अगर कोई विटनेसेस रिक्वायर है तो उनको समन करने की पावर और उनकी अटेंडेंस प्रोक्योर करने की जो पावर है वो सेक्शन 25 के अंदर दी गई है फॉर द पर्पज ऑफ एपेलेट अथॉरिटी। और जो कंट्रोलर अपॉइंट हुए हैं सेक्शन इस एक्ट के अंदर, उनके पास सेम पावर है समन और किसी भी विटनेस के अटेंडेंस को इन्फोर्स करने की, और उनके जो कोई भी जो एविडेंस है उसको के प्रोडक्शन को कंपेल करने की, जो कि सीपीसी के अंदर होती है। ठीक है, सीपीसी के अंदर जो कोर्ट के पास पावर होती है ना, वही सेम कंट्रोलर और एपेलेट अथॉरिटी के पास है इस सेक्शन के इस एक्ट के अंदर। सब सेक्शन 26 बोल रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 31। Any order made by the controller or order passed on appeal under this act shall be executable by the controller as a decree of a civil court, और for this purpose the controller have all the power। तो सेक्शन 26 कह रहा है कि अगर कोई भी ऑर्डर पास हो जाता है किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा, या फिर बाद में अपील के बाद जो भी ऑर्डर पास किया जाता है, तो उसे जो है सीपीसी में जैसे डिक्री सिविल कोर्ट की जैसे डिक्री एग्जीक्यूट की जाती है ना, वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा और कंट्रोलर के पास वो सारी पावर होगी जो सिविल कोर्ट के पास होती है। ठीक है, सेक्शन 27 बात करता है इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा, कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ये सेक्शन 27 कह रहा है कि वेयर देयर आर 2 और मोर कंट्रोलर्स अपॉइंटेड एट द सेम स्टेशन। तो मान लो एक स्टेशन है और उस पर जो है 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंट्रोलर अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं सेम टेरिटरी के अंदर, तो इट शैल बी द सीनियर मोस्ट इन सर्विस ऑफ सच कंट्रोलर हु अलोन शैल बी competent initially to entertain all application and proceeding under this act। ये एक एरिया है, ठीक है, टेरिटरी है, यहाँ पर एक कंट्रोलर है जो अपॉइंट किया गया था। ये मान लो
12 में, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कंट्रोलर आ गया जिसे अपॉइंट किया गया था 2019 के अंदर, ठीक है। तो ये जो सीनियर मोस्ट है, सीनियर मोस्ट जो कि सर्विस में पहले से है, वो सारी एप्लीकेशन को जो है इंटरटेन करेगा और सारी प्रोसीडिंग को देखेगा इस एक्ट के अंदर, ठीक है। अगर वो सेम टेरिटरी में दो कंट्रोलर हैं तो दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। Subsection 2 of Section 27, the controller competent to entertain application and proceeding under this Act under Section 1 may transfer any such proceeding or application pending before him for the disposal to any other controller. वही कि अगर कंट्रोलर के पास कोई एप्लीकेशन है सबसेक्शन 1 के अंदर आई है तो वो दूसरे कंट्रोलर को ट्रांसफर कर सकता है। सेक्शन 28 कह रहा है पावर टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग। अब प्रोसीडिंग को ट्रांसफर करने की पावर जो है वो सेक्शन 28 के अंदर दी गई है। द हाई कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट और अदरवाइज बाय ऑर्डर, ठीक है। तो या तो एप्लीकेशन हाई कोर्ट को दी गई हो, एप्लीकेशन दी गई हो, या फिर किसी अदरवाइज किसी भी ऑर्डर से अगर उनको रिक्वायर किया जा रहा है तो वो ट्रांसफर कर देंगे कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर एनी अपेलेट अथॉरिटी टू अनदर अपेलेट अथॉरिटी, ठीक है। एक अपेलेट अथॉरिटी के पास अगर प्रोसीडिंग कोई है तो हाई कोर्ट क्या करेगा, दूसरी अपेलेट अथॉरिटी के पास उसको ट्रांसफर कर सकता है ऑन एप्लीकेशन और अदरवाइज बाय ऑर्डर। एंड द अपेलेट अथॉरिटी टू whom the proceeding is transferred may subject to any special direction dispose of करेंगे वो प्रोसीडिंग को, और जिनके पास वो ट्रांसफर की गई है यानी कि वाला जो अपेलेट अथॉरिटी वो फिर उस प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करेंगे। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 28, द हाई कोर्ट और अपेलेट अथॉरिटी में, तो हाई कोर्ट या फिर अपेलेट अथॉरिटी जो है, अब यहाँ तो अपेलेट अथॉरिटी की बात की गई थी कि अगर अपेलेट अथॉरिटी के सामने कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो सिर्फ हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। पर अगर कंट्रोलर के सामने कोई एप्लीकेशन है, कंट्रोलर के सामने कोई प्रोसीडिंग है तो फिर उसको जो है हाई कोर्ट भी कर सकता है और अपेलेट अथॉरिटी भी ट्रांसफर कर सकती है। एप्लीकेशन मेड टू इट और अदरवाइज बाय एन ऑर्डर ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर एनी कंट्रोलर टू अनदर कंट्रोलर, ठीक है, विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। एंड द कंट्रोलर जिसको भी ट्रांसफर करी गई है वो सब्जेक्ट टू द स्पेशल डायरेक्शन प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करेंगे जिसको ट्रांसफर की गई है। सेक्शन 29 बात कर रहा है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू फर्निश पर्टिकुलर्स। अब सेक्शन 29 रिक्वायर कर रहा है लैंडलॉर्ड और टेनेंट को कि वो पर्टिकुलर्स को फर्निश करेंगे। एवरी लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड प्रीमाइसेस शैल बी बाउंड टू फर्निश टू द कंट्रोलर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय हिम इन दैट बिहाफ सच पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिल्डिंग्स और लैंड। तो जो भी पर्टिकुलर्स कंट्रोलर के द्वारा रिक्वायर किए जाएंगे वो उनको फर्निश करने के लिए बाउंड है अंडर सेक्शन 29। सेक्शन 30 जो है वो पेनल्टीज की बात करता है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30, इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। सेक्शन 10 जो है वो तो बात करता है इंक्रीज ऑफ रेंट की, कि अगर किसी टैक्सेस कोई टैक्स चेंज होते हैं या फिर नए टैक्स लगाए जाते हैं तो फिर लैंडलॉर्ड जो है वो वो रेंट को बढ़ा सकता है, ठीक है। सेक्शन 11 जो है वो बात करता है कि जो सप्लाईज है असेंशियल सप्लाईज उसके कटिंग ऑफ और विद होल्डिंग की बात करता है। सेक्शन 12 जो है वो बात करता है किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कन्वर्ट करने की। सेक्शन 29 बात करता है यही कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है वो पर्टिकुलर्स फर्निश करेंगे, और अगर वो नहीं करते हैं मतलब अगर वो इन प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करते हैं तो उन्हें पनिश किया जाएगा फाइन के साथ, विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपये तक का फाइन जो है उन पर लगाया जा सकता है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 30 कह रहा है अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रावीन करते हैं कोई भी प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। सेक्शन 7 जो है वो बात करता है कि लैंडलॉर्ड जो है वो क्लेम नहीं करेगा कुछ भी इन एक्सेस ऑफ एनीथिंग ऑफ इन सेक्शन 7 जो है वो बात करता है लैंडलॉर्ड जो है वो कुछ भी क्लेम नहीं करेगा इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। तो जो स्टैंडर्ड रेंट तय हुआ है उसके अलावा वो कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता। सेक्शन 8 ये बोल रहा है कि जो फाइन और प्रीमियम है वो चार्ज नहीं किया जाएगा फॉर ग्रांट ऑफ रिन्यूएबल और ग्रांट रिन्यूएबल और कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी, ठीक है। टेनेंसी को कंटिन्यू कर देंगे भाई तुम इतना पैसा दे दो, ऐसी चीज़ें वो नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड विद फाइन, ठीक है। तो अगर वो कोई भी सम स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा अगर कुछ भी उससे ले लेता है टेनेंट से तो उसको 2 साल तक की सज़ा और फाइन का प्रावधान जो है वो है। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 30,
The specified landlord or widow, widower, mother, father, child, grandchild or widowed daughter-in-law of such landlord as the case may be, who having evicted tenant from a building in pursuance of an order made under subsection 2 of section 15 does not occupy it for a continuous period of 3 months. तो उन्होंने पहले खाली तो करवा लिया था 15 क्लॉज 2 के अंदर इन लोगों ने खाली तो करवा लिया था, पर अब जो है 3 महीने से ऑक्यूपाई नहीं किया है। जिस दिन से इविक्ट किया गया है उसके 3 महीने हो गए हैं, उन्होंने ऑक्यूपाई ही नहीं किया है उस जगह को फ्रॉम विच द टेनेंट वॉज इविक्टेड। तो टू एनी पर्सन, या फिर उन्होंने जो है वो उसे किसी और को दे दिया, टू एनी पर्सन अदर देन द टेनेंट, तो उन्हें जो है पनिश किया जाएगा फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months एंड विथ फाइन। ठीक है, तो कोई भी कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ JMFC शैल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। तो कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है उसको जो है JMFC से नीचे वाला कोर्ट ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, सब सेक्शन 5 of section 30, no court shall take cognizance of an offence punishable under this act unless the complaint in respect of an offence has been made within 3 months from the date of the commission of offence। अगर कोई offence commit हुआ है, कोई contravention हुआ है किसी provision का, ठीक है, इस act के अंदर, तो फिर 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट करनी होगी। और अगर 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट नहीं की जाती है तो कोई भी कोर्ट जो है वो इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। सेक्शन 31 बात करता है कंट्रोलर टू एक्सरसाइज पावर ऑफ ए मजिस्ट्रेट फॉर रिकवरी ऑफ फाइन। तो अगर कोई भी फाइन जो है वो इम्पोज किया जाता है तो उसकी रिकवरी के लिए जो कंट्रोलर है उसके पास मजिस्ट्रेट की पावर होंगी, ये सेक्शन 31 बोल रहा है। एनी कोर्ट फाइन, एनी फाइन इम्पोज बाय द कंट्रोलर अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड बाय द पर्सन फाइन विद इन सच टाइम एज मे बी अलाउड बाय द कंट्रोलर एंड कंट्रोलर में फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजन एक्सटेंड द टाइम। तो जिस टाइम के अंदर कंट्रोलर ने ऑर्डर किया है उसी टाइम के अंदर वो फाइन को पे करेगा, और अगर अगर सफिशिएंट रीजंस की वजह से टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है कंट्रोलर। और अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है और सच पेमेंट, तो अमाउंट जो है वो रिकवर की जाएगी फाइन की तरह से CRPC के अंदर। एंड कंट्रोलर शैल बी डीम टू बी अ मजिस्ट्रेट, और कंट्रोलर जो है उस फाइन की रिकवरी के लिए मजिस्ट्रेट माना जाएगा। सेक्शन 32 वैलिडेशन। सेक्शन 32 वैलिडेशन की बात करता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी जजमेंट डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन और purported to have been done or taken under the हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1971। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस रेंट कंट्रोल एक्ट से पहले 1971 का रेंट कंट्रोल एक्ट था, तो इसमें यही बोला जा रहा है कि अगर कुछ भी किया गया है, कोई भी नोटिस इशू किया गया है, कोई भी एक्शन उसके अंदर लिया गया है उस एक्ट के अंदर, या फिर कुछ भी उस एक्ट के अंदर मतलब कुछ भी एक्शन अगर लिया गया है प्रायर टू इट्स रिपील, उसके रिपील होने से पहले, तो उसे जो है वैलिड माना जाएगा एंड इफेक्टिव माना जाएगा इफ द प्रोविजंस कंटेन इन द सेड एक्ट एंड इन द इनैक्टमेंट सब्सिक्वेंटली अमेंडिंग the said act were enacted after procuring the assent of the president and the said act had been in force all material times। ठीक है, तो उसको वैलिड माना जाएगा। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 32 बोल रहे हैं, नथिंग इन दिस एक्ट शैल रेंडर एनी पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट विच वॉज नॉट एन ऑफेंस। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को जो है वो गिल्टी रेंडर नहीं किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए, फॉर एन ऑफेंस, किसी भी ऐसे प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करने के लिए जो कि उस टाइम पर ऑफेंस नहीं था हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर। ठीक है, सेक्शन 33 जो है वो रूल मेकिंग पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकता है फॉर, ये रूल मेकिंग पावर है, ये आप देख लेंगे ना। और यही रिपील और सेविंग की हिमाचल प्रदेश जो अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट है वो अब रिपील हो चुका है, और जो भी उसके अंदर प्रोसीडिंग वगैरह की गई थी वो मान लिया जाएगा कि इसके अंदर की गई है ना, ऐसे ये बोला गया है सेक्शन 24 के अंदर। सेक्शन 25 रिपील ऑफ HP ऑर्डिनेंस एक्ट, तो एक ऑर्डिनेंस भी आया था 1987 का, उसको रिपील कर दिया गया है सेक्शन 35 के अंदर। दैट्स इट। तो हमारा आज अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट कंप्लीट होता है, हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।